सो गाइज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि डेली बायस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और ये वीडियो काफ़ी एडवांस वीडियो होने वाला है। ये मेरे इस चैनल के ऊपर सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट करा था उसी वीडियो में भी मुझे इतना आप लोगों का सपोर्ट मिला, इतना अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मुझे मिला कि मैंने सोचा कि अब मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियोस पोस्ट करूँगा और जितना मेरे से हो पाएगा उतनी आप लोगों की मैं हेल्प करूँगा। इसका रीज़न ये है कि आज की डेट में अगर आप देखो तो यूथ ट्रेडिंग करना चाहती है, हर कोई ट्रेडिंग सीख रहा है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि उनको ट्रेडिंग समझ नहीं आती है और वो लोग लॉस ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ये फील्ड, ये कैरियर ही बदनाम हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इतनी प्रॉब्लम फेस करो। और मैंने खुद भी, मुझे 6 या 7 ईयर्स लगे थे प्रॉफिटेबल होने में। काफ़ी स्ट्रगल मैंने किया है, बहुत टाइम मुझे लगा था प्रॉफिटेबल होने में। और अब मुझे ऑलमोस्ट 10-11 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है ट्रेडिंग करते हुए। तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ें मैंने फेस करी, जो डिफ़िकल्टी मैंने देखी, वो आप लोगों को देखनी पड़े। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं जितनी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, जितनी चीज़ें आप लोगों को सिखा पाऊँ, उतना मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने डेली बैच सिखाया था आप लोगों को, वो थोड़ा सा बेसिक था और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो वहाँ पे छूट गए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ जो वहाँ पे मैंने नहीं सिखाई आपको, या फिर जो थोड़ी ज़्यादा एडवांस है। जैसे कि आप ये फ्लो चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। इस फ्लो चार्ट के अंदर आपको ये कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होगी। ये फ्लो चार्ट ही इनफ है, इसके अंदर बहुत कुछ है। इस फ्लो चार्ट का एक तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, और अब आप समझो ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको सीखना होता है मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्किंग कैसे मैपिंग की जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपको जो समझना होता है वो होती है कि मार्केट की लिक्विडिटी। थर्ड, आपको जो समझना होता है वो होता है पीडीआरएस। पीडीआरएस यानी एंट्री के लिए आप इन पीडीआरएस का इस्तेमाल करते हो। ये तीन चीज़ें अगर आपको समझ आ जाती है तो इसका मतलब आपका जो डेली बायस था, ऊपर से लेकर नीचे तक, लोअर टाइम फ्रेम तक, आपका सब कुछ परफेक्टली अलाइन हुआ, यानी सब कुछ एक फॉर्म में आया था। फिर आपको इसकी कंफर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेशन टाइमिंग का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। और सेशन टाइमिंग में सबसे बेस्ट होता है ओवरलैप्स। तो ये सारी चीज़ें कैसी करनी है वो मैं आपको इस एक वीडियो में सिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना फ़ायदा देखना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें आपको कम से कम 10 या 15 पेड कोर्स खरीदने पड़ेंगे किसी के, तब जाके आपको सीखने को मिलने वाली है। और मैं आपको ये सारी चीज़ें सिंगल वीडियो में सिखाने की सोच रहा हूँ, आपको फ्री में सिखाने की सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वीडियो कितना बड़ा बन रहा है, आपको ये देखना चाहिए कि आपको इससे बेनिफिट कितना है, एडवांटेज कितना है। इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक है CLB यानी कैंडल लेवल बायस, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था थोड़ा बहुत। यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में सिखाऊंगा। और ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, यानी कैंडल के बेसिस पे कैसे बायस निकाला जाता है। और वहाँ पे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था स्ट्रक्चरल बायस और वो सारी चीज़ें। तो अब हम उसी चीज़ों को एडवांस में यहाँ पे सीखेंगे और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर से, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी क्लियर नहीं है और बहुत अच्छे से समझनी होती है। क्योंकि जब तक आप मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तब तक आप आगे कुछ भी मार्क करोगे तो गलत ही मार्क करोगे। तो हम लोग स्टार्ट तो करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर से, उसके बाद हम लोग जाएंगे लिक्विडिटी पे, उसके बाद हम लोग समझेंगे पीडीआरएस। पीडीआरएस और सेशन टाइमिंग का इस्तेमाल हम एक साथ करेंगे, क्योंकि पीडीआरएस को आपको फाइंड आउट करना है ओवरलैप के टाइम पे, तो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। CLB यानी कैंडल लेवल बायस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे डेली टाइम फ्रेम के लिए, और उससे ऊपर के जितने भी टाइम फ्रेम होते हैं जैसे कि मंथली और वीकली, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको सिखाया था। तो अगर अभी तक आपने मेरा प्रीवियस वीडियो, यानी जो मेरा फर्स्ट वीडियो है चैनल पे, आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो को ज़रूर देख लेना, या इससे पहले वो वीडियो देख लो और तभी आप इस वीडियो को देखो, ताकि आपको और भी डिटेल में चीज़ें समझ आए। इस वीडियो को सेव कर लो क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा है। और भाई आप लोगों के ऊपर सब कुछ है, आप लोग यहाँ पे सपोर्ट दोगे मेरे को, आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे, आप लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे, वीडियो को रीच दोगे अच्छी खासी, तो मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा, आपको पूरा सिखाऊंगा ट्रेडिंग। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बनो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि यूथ आगे बढ़े और ट्रेडिंग का जो कैरियर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, सक्सेसफुल बने, ना कि सब लोग लॉस ही करे और सिर्फ
नाम खराब करे भाई, मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी कम्युनिटी हो, ट्रेडर लोगों को भी एक अच्छी पहचान से जाना जाए, एक अच्छा कैरियर माना जाए, और हर पेरेंट्स ये सोचे कि मेरा बेटा ट्रेडर बने या मेरी बेटी ट्रेडर बने। तो ये मैं चाहता हूँ, तभी मैं आप लोगों को ये सिखाने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों का बस मुझे सपोर्ट चाहिए। अभी तक जिसने भी टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो और अभी सब्सक्राइब कर दो आप चैनल को, ताकि आपको आगे और ऐसी वीडियोस आते रहे, मिलते रहे, पहुंच जाए टाइम से। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना लेट करे। मार्केट स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार मार्केट स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेल में समझते हैं, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर में जो आपकी मार्किंग होती है वो मेजर और माइनर के हिसाब से की जानी चाहिए। तो ये चीज़ आपको अभी तक पता नहीं है। इंड्यूसमेंट के बारे में भी आपको मुझे बताना पड़ेगा कि बहुत कुछ है जो अभी आप नहीं जानते हो। बहुत टाइप के इंड्यूसमेंट होते हैं जो आपको नहीं पता होगा, जो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। लिक्विडिटी में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी आपको नहीं पता है। ये बेशक हो सकता है आपने कभी सुना हो, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, पर इनको भी मैं अच्छे से बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि इसमें सबसे बेस्ट कौन सा होता है, सबसे वीक कौन सा होता है, और कौन सा ओवरलैप सबसे बेस्ट होता है, सब कुछ बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को, शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसा आपको स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी होती है। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है वो होता है मेजर और माइनर। मैक्सिमम लोगों को मेजर माइनर का डिफरेंस ही पता नहीं होता है। इवन आईसीटी ने जिस तरीके से सिखाया है वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें लैक हो रही है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको मेजर और माइनर में मार्किंग करनी होती है। आप सीधा सीधा मार्क करना स्टार्ट कर देते हो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, इंड्यूसमेंट। लेकिन अगर आप मेजर और माइनर में मार्किंग करोगे थोड़ी सी फिर चीज़ें बदल जाती है। जैसे एग्जांपल, अभी ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये मेजर स्ट्रक्चर है, और ये सेम टू सेम इसका रेप्लिका है। मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सेम वही स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे माइनर आपको स्विंग्स दिखेंगे। चलो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये आपका हायर हाई बना, फिर एक हाई लो बना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जब प्रीवियस हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे BOS लिखते हो। ठीक है, ये चीज़ कंटिन्यू करेगी, ऊपर जाएगा, यहाँ पे अगेन आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब प्रीवियस लो जो होता है, तो जैसे ही प्रीवियस लो की ब्रेकिंग होती है डाउन साइड से, तो यहाँ पे आपका CHOCH यानी चेंज ऑफ करेक्टर होता है, और मार्केट उसके बाद कंटिन्यू करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देता है। ये तो है बेसिक चीज़, ये है मेजर स्विंग। यही सेम टू सेम आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे स्विंग्स और हो गए इसके अंदर, इस तरीके के जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे। वैसे इस एक मूव में, ये जो एक सिंगल जो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जो बूस्ट करा है, इस एक सिंगल मूव के अंदर ऐसे मल्टीपल छोटे छोटे स्विंग्स हो गए। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर स्विंग्स। माइनर स्विंग्स में क्या होता है, सेम ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वैसे यहाँ पे एक माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और फिर अगेन यहाँ पे एक और माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, MNBOS लिख सकते हैं। आप ना भी लिखोगे तो आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि प्रीवियस लो ब्रेक हुआ था, लेकिन मार्केट इस हाई को तोड़ देता है अगेन ऊपर। तो अब ये जो चेंज ऑफ करेक्टर है, इसको आप चेंज ऑफ करेक्टर नहीं कहोगे, इसको आप कहोगे IDM, इंड्यूसमेंट। तो ये माइनर में होता है। तो हमेशा आप देखना जब भी स्ट्रक्चर बनेगा तो माइनर में इंड्यूसमेंट होगा ही होगा। हर एक पुल बैक में एक माइनर इंड्यूसमेंट होता है। अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो अगर मार्केट ऐसे कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और एक पुल बैक देता है फिर कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो 100% है कि माइनर में यहाँ पे इंड्यूसमेंट होगा ही होगा। नहीं तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इस तरीके से नीचे आएगा, इसको ब्रेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो पुल बैक जो होते हैं वो हमेशा इंड्यूसमेंट बनाते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो अगर आप माइनर को समझते हो और आप मेजर को समझते हो तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप मार्किंग मेजर की करते हो, लेकिन आप इंड्यूसमेंट माइनर का मार्क कर देते हो। अब जब आप माइनर का इंड्यूसमेंट मार्क करोगे तो आपको ये चीज़ समझनी है कि मार्केट में उतना मूव आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आखिर में एक पुल बैक है। तो वो मूव नहीं आने वाला जो आप सोच रहे हो, जो आप इंड्यूसमेंट पे ट्रेड करने का सोच रहे हो। अगर आपको इंड्यूसमेंट यहाँ पे दिखाई देता, मतलब ये मेजर में दिखाई देता, तो ये इंड्यूसमेंट होता, यहाँ पे चॉच की जगह इंड्यूसमेंट होता। इस पे आप कोई ट्रेड प्लेस कर सकते थे, इस पे आप कोई अलग काइंड ऑफ पोजीशन ढूंढ सकते थे जो आप इंड्यूसमेंट के लिए देखते हो। तो ये चीज़ आपको समझना है। दूसरी चीज़ ये है कि एक और होता है, जैसे माइनर होता है, मेजर होता है, वैसे ही माइक्रो भी होता है। माइक्रो क्या होता है, जो छोटी छोटी कैंडल्स आती है ना बीच बीच में, कुछ कैंडल्स ही हल्का फुल्का पुल बैक दे देती है इस तरीके से। तो वो जो होता है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, उसमें तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो जिस तरीके से मार्केट को देखना है ना, आपको अपनी आंखें खोलनी है, आपको वाइड होके, आपको ओपन होके देखना है मार्केट को, एकदम जूम आउट करके देखना है, तब आपको चीज़ें समझ आएगी। हर एक चीज़ मार्क करने की ज़रूरत नहीं है।
और तो और सारी चीज़ें अगर आप मार्क नहीं करोगे ना, तब भी मार्केट आपको सही बायस देता है, तब भी आप सही डायरेक्शन में जाते हो। क्योंकि जिसने ये स्ट्रैटेजीज बनाई है, जिसने ये कॉन्सेप्ट बनाया है, उसको कौन सा 100% श्योर है कि भाई ये ऐसे मार्केट चलता है। वो भी तो एक एक मतलब उसका सोच है बस, खाली वो उसकी एक स्ट्रैटेजी है, उसको लगता है मार्केट ऐसा काम करता है। ये उसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि शायद मे बी मार्केट ऐसा काम करता है। 100% नहीं है, पर मे बी ऐसा काम करता है, तो हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो शायद हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ये चीज़ होती है। 100% श्योर कोई नहीं है। इवन आईसीटी, एसएमसी, जो भी कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि शायद जो मतलब आपके इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ट्रेड करते हैं, शायद हम उनके फुटप्रिंट को फॉलो करेंगे, कि जैसे वो लोग ट्रेड करते हैं तो हम उनके फुटप्रिंट को फॉलो करेंगे। हम उनके जैसा ट्रेड कभी नहीं कर पाएंगे, ये रियलिटी है। तो आपको इस बात को समझना है। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत मार्किंग ऊपर नीचे भी होती है तो उतना मैटर नहीं करता, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है मेजर, ये होता है माइनर। इसी के अंदर फिर चीज़ें आ जाती है, जैसे कि आपका आता है यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या चीज़ है? देखो ध्यान से सुनो। जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना, तो हम लोग कैसे मार्किंग करते हैं? हम लोग मार्किंग करते हैं यहाँ पे जो वीक बॉडी होती है और उसकी जो ऐसे विक होती है, तो हम विक के नीचे से मार्किंग करते हैं हमेशा। यानी जो चेंज ऑफ कैरेक्टर की लाइनिंग होगी, ये इसके नीचे से होगी, बिल्कुल विक पे होगी। तो ये विक से ऐसे मार्किंग करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी में क्या होता है? हम लोग जो मार्किंग करते हैं वो बॉडी से करते हैं, यहाँ से। अब हो सकता है कई लोग बोले कि ये तो चेंजिंग स्टेट ऑफ डिलीवरी होता ही नहीं है, ये तो कुछ और है, आपका ये कॉन्सेप्ट गलत है। एक्चुअल में क्या चीज़ है ना, सब अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, सब अलग अलग बता रहे हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइन जाके आईसीटी का जो ओरिजिनल आईसीटी है वहाँ जाके आप देखोगे ना, तो आपको ये समझ आएगा कि जो ये बीच का जो गैप है इस विक का और इस बॉडी की क्लोजिंग का, चाहे ये रेड कैंडल है या हो सकता है ओपनिंग का अगर ये ग्रीन कैंडल है, तो ये जो जोन निकल के आता है ना, ये जो पूरा एक जोन निकल के आता है, दोनों एरिया, इस पर जब मार्केट दोबारा आएगा और यहाँ पे आपको कुछ रिजेक्शन देगा, हो सकता है आपको ऐसी कैंडल यहाँ पे देखने को मिले, बड़ी विक वाली कैंडल आपको दिखाई दे, हैमर दिखाई दे इन्वर्टेड इस तरीके से, तो आप वहाँ पे सेल साइड की ट्रेड प्लेस करोगे। ये होता है लॉजिक किसका? चेंजिंग स्टेट ऑफ डिलीवरी का। पर आप मेरे से पूछोगे ना, मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूँ, ये फालतू की चीज़ें है। ये ओवर कॉम्प्लिकेटेड है। आईसीटी के अंदर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी जो ओवर कॉम्प्लिकेटेड है, फालतू की चीज़ें। इतना सब कुछ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इतनी सारी चीज़ें मार्किंग करोगे, तो आप एक बार खुद सोचो, पहली चार्ट इतना डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, ऊपर से आप उसको और डिफिकल्ट करते हो। आपका डिसिप्लिन, आपका इमोशन, आपका रिस्क मैनेजमेंट, यही चीज़ें मैनेज करना इतना मुश्किल है। ऊपर से आप अगर चार्ट को और कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे, तो आप कभी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मैं सक्सेसफुल तब हो पाया था जब मैंने चार्ट को बहुत सिंपल कर दिया था। जितना सिंपल मेरा चार्ट होता था, उतना मेरे लिए ईजी होता था ट्रेड करने के लिए। चाहे मेरा लॉस भी होता था तो मैं चिल होता था, क्योंकि चीज़ें बहुत सिंपल है, मैं इतनी 100 चीज़ें देख ही नहीं रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस चेंजिंग स्टेट ऑफ डिलीवरी यानी CISD जो चीज़ आपने सुनी है, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आप इसकी ज़रूरत, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चेंजिंग स्टेट ऑफ डिलीवरी अगर आप लॉजिकली देखो तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ही है। यहाँ पे इस सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, और कुछ नहीं है। बस आप इसमें एक एडवांटेज ले रहे हो किस चीज़ का, कि ट्रेंड यहाँ पे डाउन साइड आ रहा है। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ आता है। जो ये आप यहाँ से यहाँ तक का जो फेज़ देख रहे हैं, ये एक्यूमुलेशन का फेज़ है। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये जो आप यहाँ पे फेज़ देख रहे हैं, जो मार्केट ने स्वीप करी प्रीवियस लिक्विडिटी, ये आपका मैनिपुलेशन का फेज़ है। और इसके बाद जो आप यहाँ पे फॉल देख रहे हैं, इस फॉल को आप लोग क्या बोलते हो? डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये होता है एक्यूमुलेशन। हो सकता है आपको इसकी स्पेलिंग ना पता हो, कोई न्यू हो तो मैं बता देता हूँ। एक्यूमुलेशन, AWUMULATION, एक्यूमुलेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो सेकंड आता है वो आता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन, हो सकता है स्पेलिंग में एरर हो। फिर उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन चीज़ें होती है। तो जो मैनिपुलेशन होता है ना, ये जब मैनिपुलेशन हो जाता है, तो इसके बाद आपको पहले ही पता चलता है कि मार्केट अब रिवर्स करने वाला है, मार्केट डाउन साइड को आने वाला है। तो आपको यहीं पे समझ आता है। इसमें क्या होता है ना, कि मार्केट पहले अप साइड आता है, फिर साइडवेज आता है। साइडवेज के दौरान ही मार्केट क्या करेगा? आपके प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप करेगा। तो वहीं पर आपको समझ आता है मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। तो ऐसे केस में अगर आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करोगे तो वो काम करेगा, और सेल साइड की आप ट्रेड प्लेस करना। तो ये चीज़ है। तो ज़रूरी नहीं आप उसके लिए चेंजिंग स्टेट ऑफ डिलीवरी का इस्तेमाल करो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आता है, द पावर ऑफ 3 आईसीटी का, इसको पावर ऑफ 3 बोलते हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका आधा काम हो जाता है। और ये हर जगह होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये एक्यूमुलेशन, यहाँ पे मैनिपुलेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज़ होती है,
जो ये आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, इसके अंदर इसका यूज़ करके आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। ये एक टॉपिक है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, तो उसको छोड़ते हैं, अभी आगे चलते हैं। तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये एक एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और जो वो फिबोनाची वाली चीज़ है वो क्या होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे मैनिपुलेशन की मार्किंग करते हो फिबोनाची से, तो आपके पास ना स्टैंडर्ड डिविएशन यानी डाउन साइड का टारगेट निकल के आता है यहाँ पे। मतलब आपको यहाँ पे सेल करना है और कहाँ तक आपको होल्ड करके रखना है वो आपको पता चलता है। वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आपको जो समझना था वो यही था सबसे इंपॉर्टेंट, कि कैसे आप लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इसकी मार्किंग करनी है। एक काम करते हैं, ये चीज़ एक बार चार्ट पे देखते हैं, मैं आपको चार्ट पे ये चीज़ें मार्क करके दिखाता हूँ। सो इस एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि ये रैंडम एक चार्ट मैंने खोला है, और यहाँ पे आपको मार्किंग करने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। मैं पहले समझ सकता हूँ, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, जब इस तरीके का चार्ट आपके सामने होता है तो आपको ध्यान से देखना है। पहले तो देखना है कि मेजर स्विंग कौन कौन से है, यानी बड़े बड़े स्विंग्स कौन सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि जो सबसे बड़े स्विंग्स है वो या तो एक ही वाला स्विंग है, और इसके साथ अगर आप देखो तो ये कंटिन्यू जा रहा है और ये अगला स्विंग बन रहा है, और इस तरीके से मार्केट यहाँ पे इस तरह बन रहा है। तो ये तो हो गया आपके मेजर स्विंग्स। तो इस मेजर स्विंग में जो आप मार्किंग करोगे वो होगा मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये होगा मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसको आप लिखेंगे MBOS यानी मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद अगर आपको चेंज ऑफ करेक्टर देखना है तो आपको चेंज ऑफ करेक्टर के लिए इसका ब्रेक होने का वेट करना होता है, कि अगर ये ब्रेक होगा तो ये मेजर चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ये मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये मेजर चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अब आपको माइनर में देखना है अगर, तो माइनर की मार्किंग आप कैसे करोगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं इंड्यूसमेंट को नहीं बता रहा हूँ। अभी आप लोग बोलोगे कि फिर कहीं से निकालोगे कि ये तो इंड्यूसमेंट था, ये तो वो था। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं माइनर बता रहा हूँ। माइनर में ये होगा आपका माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आप सिर्फ BOS लिख सकते हैं। और इससे पहले अगर आपको माइनर चाहिए तो ये सारे के सारे जितने भी है, ये सारे आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं माइनर है। ये हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, यहाँ पे ये पूरा एक यहाँ तक हाई आया, ये लो आया। आपको यहाँ पे दिखेगा इस तरीके से ये मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया है, हल्की सी बाहर क्लोजिंग हुई है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे हल्का सा। तो यहाँ पे BOS हम लिखेंगे, हम यहाँ पे BOS लिखेंगे यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे, ये सब माइनर है, ठीक है। ये जो नीचे हो रहा है ये माइनर हो रहा है, तो ये माइनर में क्या होता है आपका चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे आप CHOCH, ये सब माइनर है, ये मेजर है, ये होगा मेजर चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे, ठीक है। बड़ा स्विंग है जो, कंफ्यूज नहीं होना भाई, बहुत सिंपल है। आपको मेजर माइनर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा तब तक आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पूरा ट्रेंड चेंज होगा कि नहीं होगा। और जब माइनर में चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ये सिर्फ आपको एक शॉर्ट मूव दे सकता है, छोटी ट्रेड दे सकता है, यानी 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। आप यहाँ पे ज़्यादा बड़ा टारगेट का इंतज़ार मत करो, ये आपका बेनिफिट है। तो यहाँ पे होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये आता है मार्केट यहाँ से ऊपर, ऊपर आते ही मार्केट कहाँ से निकलता है, ये रहा आपका एक रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। ये रिजेक्शन ब्लॉक है, साथ ही ऑर्डर ब्लॉक भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। चलो मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है धीरे धीरे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो मार्केट ऊपर आता है, यहाँ पे आपका इस एरिया को जैसे ही मार्केट टैप इन करता है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए था मिनिमम 1:2, बट मार्केट ने आपको कितना दिया है 1:3। तो ये तरीका होता है माइनर को ट्रेड करने का। और अगर आपको बड़े टारगेट चाहिए तो आपका मेजर में चेंज ऑफ कैरेक्टर होना ज़रूरी है। अब आप बोलोगे कि इसमें तो इंड्यूसमेंट कहाँ है, तो सिंपल सी चीज़ है, जब ये ऊपर जाता है इसको ब्रेक कर देता है प्रीवियस हाई को, जो कि यहाँ पे मार्केट ने बनाया था मार्केट ने जो ये प्रीवियस हाई बनाया था, तो जब इसको ब्रेक किया है मार्केट ने ऊपर, तो अब आपका ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट का काम करेगा, यानी IDM इसको आप बोलोगे। तो ये सिंपल है, क्योंकि हर पुल बैक में IDM होता है, हर पुल बैक में IDM होता है। ये मेजर पुल बैक में माइनर में IDM होता है, जो मैंने आपको सिखाया ना ऊपर अभी जस्ट उसमें ग्राफ में, कि मेजर जो पुल बैक होगा आपका यहाँ पे इस तरीके का, तो इसमें यहाँ पे माइनर में IDM होगा ही होगा, तभी पुल बैक होगा। तो ये एक मेजर पुल बैक है और ये माइनर IDM है, ये होगा ही होगा हमेशा। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उल्टा आप यहाँ पे क्या कर सकते थे कि जब तक मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर ना करे तो मार्केट डायरेक्टली नीचे तो आएगा नहीं,
और मार्केट तो पुल बैक बनाएगा, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया है, चेंज ऑफ करेक्टर किया है, मार्केट ऊपर भी जाएगा एक बार। तो आप यहाँ पे उल्टा ट्रेड फाइंड आउट कर सकते थे बाय साइड की। उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते थे, इस तरह के से फिबोनाची लगाया, सप्लाई डिमांड का इस्तेमाल किया और 0.7, चलो ये तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा धीरे धीरे कि क्या होता है 0.6 0.7 के ये 50% जोन, ये मैं सब आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे मैं होता ना तो मैं यहाँ पे ट्रेड करता और ये मूव कैप्चर करता। जो मेरा एक दूसरा चैनल यूट्यूब पे, उस पर भी मैं ये स्ट्रेटजी बहुत सिखाया हूँ। मैं बताऊंगा आपको, चैनल भी रिवील करूँगा बहुत टाइम के बाद ही रिवील करूँगा। अभी मैं आपको कुछ डिटेल में इस चैनल के थ्रू समझाना चाहता हूँ, वो अलग चीज़ है, वहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ अपना। पर अभी फिलहाल SMCI जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो आपको सप्लाई डिमांड बताऊँगा, ये एक मेरा ट्रेड था, ऐसे ट्रेड कैप्चर करता हूँ मैं। बट कोई बात नहीं, अभी आपको भी चीज़ें ईजी लगेगी, आपको भी चीज़ें समझ आएगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है सब कुछ। बस आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना ज़रूरी है, जितना आप लोग चार्ट पे टाइम दोगे उतना आपको ये चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि जो ये ब्रेक होता है, इसको आप लोग कह सकते हैं अगेन एक माइनर में भी, मतलब माइक्रो कह सकते हैं, यहाँ पे माइनर था, ये फिर माइक्रो में ऐसे छोटे छोटे स्विंग्स थे, माइक्रो एकदम, जो मैं आपको बता रहा था ना, इग्नोर कर सकते हैं। तो माइक्रो स्विंग्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे, तो वो उसका चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है यहाँ पे। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि माइक्रो में आपका यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो रहा है, दोनों एक ही चीज़ है, आप यहाँ इंड्यूसमेंट भी बोल सकते हैं, आप इसको ये भी बोल सकते हैं। तभी मैं कहता हूँ आप लोगों के साथ क्या होता है प्रॉब्लम, आप देखते हो किसी और का, आप टेलीग्राम खोलोगे या कहीं देखोगे किसी की एनालिसिस, तो आपने जो अपनी मार्किंग करी होगी आप देखोगे कि यार इसकी मार्किंग तो अलग है, तो मेरी मार्किंग गलत है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ को मार्क करने के मल्टीपल मेथड्स है और वो सेम ही चीज़ बताइए। अगर आप यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्क करोगे वो भी सेम आएगा, अगर आप यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर माइनर में मार्क करोगे, माइक्रो में मार्क करोगे, वो भी सेम चीज़ आएगी, क्योंकि माइक्रो का चेंज ऑफ करेक्टर, माइनर का इंड्यूसमेंट हो सकता है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे, और आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, क्योंकि आप जिसको देख रहे हो, जो आपको बता रहा है, इवन जो ICT इतना बड़ा जो ट्रेडर है, ICT मतलब उसका जो चैनल का नाम है, वैसे देखा जाए अगर करेक्ट फॉर्म में बात की जाए तो माइकल उसका नाम है, वो भी जो आपको बता रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 100% सच है। क्यों? उसने आज तक कभी लाइव ट्रेडिंग करके नहीं दिखाया। जब तक कोई बंदा लाइव ट्रेड करके ना दिखाए तो आप उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, हो सकता है वो प्रॉफिटेबल हो, लेकिन क्या पता वो जो प्रॉफिटेबल जिस चीज़ से है वो स्ट्रेटेजी वो सिखाते नहीं होगा। क्या हो सकता है कि उसने जो चीज़ सिखाई है वो अलग है और जिससे वो ट्रेड करता है वो अलग है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि जब तक वो लाइव ट्रेड करके नहीं दिखाएगा आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ अपने ऊपर ध्यान रखनी है आपको कि कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। तो ऐसा मत सोचो कि आप जो मार्किंग कर रहे हो गलत है, कोई और कर रहा है वो सही है, दोनों सेम सही हो सकती है। बट हाँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल गलत ही मार्क करोगे तो वो सही होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ पे आईडीएम भी लिख सकते हैं और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, और मार्केट एक पुल बैक देता है, आप यहाँ पे ट्रेड भी प्लेस कर सकते हैं बाई साइड की छोटी। मैं होता तो मैं यहीं पे ट्रेड लेता, क्योंकि मेरा फेवरेट जोन था सप्लाई डिमांड जोन। तो ये चीज़ आपको सीखनी है, सिंपल है, मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया मेजर और माइनर। अगर आप चाहते हो मैं इस पर्टिकुलर मेजर माइनर इन चीज़ों के ऊपर एक सीरीज़ लाऊं या फिर इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर दो, अब भी कमेंट कर दो। और अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, भूलना मत यार, आपका लाइक बहुत मैटर करता है, सपोर्ट करता है, वीडियो को अच्छी रीच मिलती है। अब मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाऊँ, 1-2 घंटा बैठ के अपने कंप्यूटर पर अपना टाइम दे के आपके लिए कुछ ऐसा लेक्चर तैयार करूँ जो आपके भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा दे और मेरे को भी फ़ायदा दे। ठीक है, तो आप लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर आपको इसके ऊपर एक और वीडियो चाहिए। चलो, अब सेकंड टॉपिक जो है, जो हमारा था लिक्विडिटी, अब हम आते हैं लिक्विडिटी पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक ट्रेडर है और आपको लिक्विडिटी नहीं आती है तो इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ही अलग है। लिक्विडिटी जो आपको लोग बताते आ रहे हैं इतने टाइम से, वो लिक्विडिटी का जो एक बेस आपको बताया है वो गलत है। मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा ना, वो आप सीखना। मैं आपको समझाता हूँ कि असलियत में लिक्विडिटी क्या होता है, कैसे मार्किंग की जाती है और क्या एक रियलिटी है लिक्विडिटी के पीछे। चलो स्टार्ट करते हैं, लिक्विडिटी के लेक्चर पे चलते हैं। ओके, सो लिक्विडिटी में सब लोग आपको बताते हैं कि लिक्विडिटी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे होती है। जहाँ भी आप वीडियो खोलोगे, किसी का भी सीखोगे, सब आपको ऐसा बोलेंगे कि लिक्विडिटी या तो इस स्विंग के टॉप पे है या फिर स्विंग के बॉटम में है। हमेशा आपको ये सुनने को मिलेगा, या तो यहाँ पे लिक्विडिटी है या तो यहाँ पे लिक्विडिटी है। बट क्या ये सच है? देखो यार, ध्यान से समझो, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है आपके बाय ऑर्डर्स या फिर आपके सेल ऑर्डर्स, जो कि हो सकता है आपकी एंट्री हो सकता है आपकी लिमिट ऑर्डर हो, या हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हो। सपोज आपने सेल करा था, तो अगर आपने सेल करा है तो उसके ऊपर, अगर आपने यहाँ पे सेल करा है डाउन साइड के लिए, तो इसके ऊपर जो ऑर्डर प्लेस है वो बाय ऑर्डर है, यानी आपका स्टॉप लॉस। तो
ऐसी कौन सी जगह है मार्केट में जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती है? ऐसी कोई भी जगह नहीं है। जहाँ भी आपको चार्ट दिखता है हर जगह लिक्विडिटी है। हर एक कैंडल का एक हाई होता है और एक लो होता है। हर हाई और हर लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। तो सबसे पहले तो इस बात से आपको समझ आनी चाहिए कि लिक्विडिटी किसी एक ऐसे एरिया में नहीं होती कि सिर्फ इसके नीचे है, इसके ऊपर है। लिक्विडिटी पूरे चार्ट में है। सब पूरा चार्ट लिक्विडिटी है, हर एक कैंडल में लिक्विडिटी है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझो। आप लोगों को ऐसा बताते ना जो कि बस आपको लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी है कि एक पर्टिकुलर कोई एक जगह है जहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। लिक्विडिटी हर जगह है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन ये जरूर होता है कि कहीं पे थोड़ी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, साइकोलॉजी की वजह से। अब जो क्यों कहते हैं कि स्विंग के ऊपर या नीचे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यार जब स्विंग बन रहा है ऑब्वियसली वहाँ पे अब अगर आपको मैं बता रहा हूँ मार्केट स्ट्रक्चर जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोग सेल करेंगे। और जब सेल करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा लोग सेल करेंगे, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी बनाएगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो थोड़ी सी लिक्विडिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में लिक्विडिटी नहीं होगी, लिक्विडिटी हर जगह होगी। बस उसका जो एक क्वांटिटी होगी लिक्विडिटी का वो थोड़ी सी ज़्यादा होगा, ऊपर ज़्यादा होगा, थोड़ा नीचे कम होगा। तो सबसे पहले कोई भी आपको बोले लिक्विडिटी क्या होता है, तो आपका बेस्ट आंसर होना चाहिए लिक्विडिटी मीन्स चार्ट। पूरा लिक्विडिटी चार्ट है, चार्ट ही सब कुछ है, चार्ट के अंदर ही लिक्विडिटी है, पूरा चार्ट ही लिक्विडिटी है। तो इस बात से आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए आपको। अब आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया कि लिक्विडिटी क्या है। अब इसके अंदर ना ये चीज़ें आती है कुछ, एक आता है इंटरनल लिक्विडिटी, एक आता है बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। इंटरनल, एक्सटर्नल, बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी। फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें आती है जैसे कि स्वीप, पुल और ग्रैब। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे स्वीप क्या होता है, पुल क्या होता है, ग्रैब क्या होता है। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा बाय साइड लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं और सेल साइड कैसे मार्किंग करते हैं, इसकी मार्किंग कैसे करनी है। मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि बाय साइड और सेल साइड को मार्क कैसे करते हैं, यही लोग गलत मार्क कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है। यानी इंटरनल वही IRL, एक्सटर्नल यानी ERL, तो कुछ नहीं है, वही है। अब IRL और ERL में कंफ्यूजन ये भी होता है कि IRL और ERL इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को भी कहते हैं। और अगर आप कहते हो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, तो उसको भी आप IRL ERL मार्क कर सकते हो, लिख सकते हो। तो यार यहाँ पे यही चीज़ है, देखो SMC ICT के अंदर क्या है, जितना इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है ना, आपको समझना पड़ेगा। वो इतनी सिंपल चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से बता रहा है कि आपको चिल मारना है, आपको उतना टेंशन नहीं लेनी है। कुछ चीज़ें छूट भी जाती है, कंफ्यूजन भी होती है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। चलो सबसे पहले स्वीप को समझते क्या होता है, फिर पुल बताता हूँ, फिर ग्रैब बताऊंगा। देखो जब भी मार्केट में ना कोई बॉटम्स बनते हैं इस तरीके के, या फिर डबल टॉप्स बनता है, या फिर कुछ भी ऐसा इस तरीके का आपको दिखाई देता है जहाँ पे लोज आ रहे हैं, मल्टीपल लोज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको जैसा मैंने बताया कि जब मल्टीपल लोज आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे सपोर्ट बनेगा। और जब सपोर्ट बनेगा तो जब दोबारा मार्केट यहाँ पे आएगा तो सब लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी, आप लोग ही सोचोगे कि वहाँ पे सपोर्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो ज़्यादा लोग बाय करेंगे, इसका मतलब थोड़ी सी लिक्विडिटी नीचे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जब ज़्यादा लिक्विडिटी होगी तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा इस तरीके से, नीचे जाएगा, एक विक बनाएगा बड़ी, या फिर एक सिंगल कैंडल बनाएगा, उसके बाद ही पूरी लिक्विडिटी यानी पूरे स्टॉप लॉसेस को हिट करके हंट करके मार्केट वापस। तो ये जो चीज़ होती है ना, जिसमें मार्केट इस तरीके से आता है, और एक या दो कैंडल, मैक्सिमम दो कैंडल होगी यहाँ पे, वरना एक सिंगल कैंडल हो सकती है जिसकी लंबी विक हो, ऐसे करके मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो इस चीज़ को, ये जो छोटा सा जो मूव आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वीप, यानी लिक्विडिटी को स्वीप किया गया है। जो वर्ड है ना, वर्ड में जाओ, जैसे आप स्वीप करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लीनिंग करते हो आप, आपके घर में क्लीन करते हो आप, स्वीप करते हो नीचे, तो जैसे जहाँ पे जम्स ज़्यादा हो गया, जहाँ पे डस्ट ज़्यादा होगा, आप वहाँ पे स्वीप करोगे, है ना। बेड होगा, बेड के एकदम कोने में या फिर घर के एकदम बाहर पे जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है वहाँ पे आप स्वीप करोगे, तो वो जो जितने भी डस्ट होगा वो स्वीप हो जाएगा, पूरा पूरा और साफ़ हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ये सपोज एक कोना है, यहाँ पे डस्ट है बहुत ज़्यादा, तो इसको स्वीप किया गया है, मार्केट ने इसको स्वीप किया, और ये सारा जो डस्ट था, जो सारी लिक्विडिटी थी, इसको मार्केट ने स्वीप किया, और उसके बाद मार्केट वापस चला गया किधर, दूसरी साइड, जहाँ पे डस्ट और मिलेगा मार्केट को स्वीप करने के लिए, यानी जहाँ पे स्टॉप लॉसेस और मिलेंगे, गंदा और मिलेगा, डस्ट यानी जम्स, कूड़ा एक तरीके से। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी सिंपल भाषा में आपको बताऊँ, जितना कम इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरी ऑडियंस ऐसी है जो
हिंदी प्रेफर करती है, हिंदी सुनती है ज़्यादा, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस साइड मार्केट जाना चाहेगा, तो ये सेम वैसा ही है, उसी को स्वीप कहते हैं। अब एक होता है ग्रैब। ग्रैब और स्वीप में क्या फ़र्क है? जैसे मैंने आपको स्वीप का एग्जांपल दिया ना, ग्रैब और स्वीप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्वीप के केस में क्या होता है, यहाँ पे एक कैंडल आ सकती है ऐसी, उसकी एक लंबी विक हो सकती है इस तरीके की। ठीक है, स्वीप के केस में क्या हो सकता है कि एक कैंडल आ सकती है, लंबी विक हो सकती है, और यहाँ पे दो कैंडल भी आ सकती है कि एक नीचे जाए और एक रिवर्स कर जाए, तो इसको स्वीप कहते हैं। लेकिन ग्रैब के केस में क्या होता है, मार्केट लंबे समय तक उस एरिया में रहता है, यानी यहाँ पे आपको हो सकता है कि कम से कम 3-4 कैंडल दिखे इस तरीके से, मार्केट आप पूरा टाइम स्पेंड करें उसके बाद वापस आए, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैब बोलते हैं। स्वीप में सिंगल कैंडल आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 2 कैंडल आएगी। ग्रैब में मल्टीपल 4-5 कैंडल वहाँ पे आ सकती है। तो अभी आपको थोड़ा सा हो सकता है समझ ना आए, मैं इसको चार्ट में आपको बताता हूँ, जरा चार्ट पे समझते हैं इसको। हर जगह आपको ये स्वीप दिखाई देंगे। जैसे कि ये रहा एक एग्जांपल हमारे पास, यहाँ पे ये एक हाई बनाया मार्केट ने। ठीक है, तो ये जो एरिया था पूरा का पूरा, ये एरिया था, ये वाला एरिया जो है, ये पूरा एरिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। मारवा मार्केट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब इस एरिया में मार्केट ने काफ़ी कंसोलिडेट किया है, कैंडल्स बनाई है, बिल्कुल टाइट कैंडल्स बनाई है, यानी इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस है, ऑब्वियसली इसके ऊपर स्टॉप लॉस है। हो सकता है यहाँ पे पीछे भी अगर आप देखो तो ये देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ये 3 टच है, 3 टच है यहाँ पे, देखा जाए 3 क्या, ये यहाँ तक लेकर आ सकते हैं हम पूरा, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। ठीक है, पूरा रेजिस्टेंस जोन है। तो जो रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट ने इसमें हम यहाँ पे करा क्या, मार्केट ने इसको ऊपर जाके स्वीप करा, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती, ये यहाँ पे जाती, मैंने आपको बोला था 2 कैंडल हो सकती है या फिर सिंगल एक वीक हो सकती है, उसके बाद मार्केट रिवर्स करके नीचे आ जाता है। तो ये जो केस आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो यहाँ पे हुआ है, इस छोटी सी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वीप कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्वीप कहते हैं। ध्यान से समझना है चीज़ को। तो जब भी मार्केट ऐसा करेगा तो वो क्या होता है, स्वीप होता है, जहाँ पे एक कैंडल होगी या फिर 2 कैंडल होगी, और ऐसे मल्टीपल स्वीप्स आपको देखने को मिलेंगे। जब इस तरीके की विक्स आती है, ये स्वीप करने के लिए आती है, बेशक यहाँ पे, हाँ देखो ध्यान से देखो, ये इसके नीचे लिक्विडिटी थी, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल लो है, इसके नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी है, आया मार्केट नीचे, इसको स्वीप करा और उसके बाद ऊपर गया यहाँ तक, फिर नीचे आता है, फिर ऐसे ऐसे करके मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू करता है, और आपको मल्टीपल प्लेसेस पे इस तरीके के स्वीप दिखाई देगा। स्वीप होता रहता है मार्केट में जहाँ भी लिक्विडिटी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ एक और एग्जांपल ढूंढ के, कहीं अच्छा एग्जांपल ढूंढूंगा। वैसे तो पता नहीं कितने स्वीप हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको कोई। ये देखो इस तरीके की जो कैंडल आती है, इसने किस चीज़ को स्वीप करा, इस हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी थी इसने उसको स्वीप करा है, ऊपर गया स्वीप करा, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, तो ये लिक्विडिटी को स्वीप करता है। अब आती है ग्रैब की बारी। ग्रैब में क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब किसको बोलते हैं, ग्रैब में ऐसा होता है कि मार्केट मल्टीपल कैंडल्स बनाता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कई ग्रैब का एग्जांपल दिखाते हैं। ग्रैब थोड़ा सा कम मिलेगा आपको देखने को, ग्रैब थोड़ा सा कम मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। ये ले सकते हैं हम एक एग्जांपल, ये बड़ी विक दिख रही है आपको, ये बड़ी वाली विक जो बन रखी है इस तरीके की, तो ये जो बड़ी विक है इसके नीचे आपको क्या दिखेगा, लिक्विडिटी। ठीक है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, तो ये रहा वो लाइन जहाँ पे इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी। यहाँ पे आपको कितनी कैंडल दिखी, 1 2 3 4 5 6, उसका मार्केट क्या कर गया, रिवर्स। तो इसके नीचे जो लिक्विडिटी थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल है, इसके नीचे जितने बायर्स ने इसको पुश किया, यहाँ से यहाँ तक क्लोज किया बायर ने, इसको इतना ऊपर क्लोज किया इस कैंडल को, तो पूरी लिक्विडिटी को मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब करा, मल्टीपल कैंडल्स बनाई, उसके बाद मार्केट रिवर्स करके ऊपर चला गया। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्रैब। ये आपको हर जगह दिखेगा, बस आपको अपनी आइज को ट्रेन करना है, अपनी आंखों को ट्रेन करना है। जितना आप अपनी आंखों को ट्रेन करोगे उतना आपको समझ आएगा। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो मेरे हाथ है, मैं उससे अपने लिए लिख सकता हूँ। मेरे पास जो भगवान ने मेरे को टांगे दी है, मेरे को जो लेग्स दिए, उससे मैं चल सकता हूँ, लेकिन अपनी बॉडी को चला सकता हूँ, आपको नहीं चला सकता हूँ। भगवान ने जो मेरे को आइज दी है, जो आंखें दी है ना, उससे मैं खुद के लिए देख सकता हूँ, अपने बेनिफिट के लिए देख सकता हूँ। मेरे को चार्ट दिखाई देगा तो अपने लिए दिखाई देगा, मेरे को दिखाई देगा। मेरी आंखों से आप नहीं देख पाओगे कभी भी। तो आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हो, आप अपने आंखों से अपने लिए लिख सकते हो। कोई और आपके लिए नहीं लिखेगा, कोई और अपनी टांगों से आपको नहीं चला सकता, कोई और अपनी आंखों से आपको नहीं दिखा सकता।
तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप चार्ट पे टाइम दोगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना आपको चीज़ें क्लियर दिखाई देने लगेगी, जल्दी जल्दी मार्किंग होगी और आपको ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ थी ग्रैब। अब एक होता है पूल। पूल क्या होता है? बहुत ही सिंपल है भाई। ये सिर्फ टर्म्स है भाई, ऐसे ऐसे नाम है भाई, कुछ भी नहीं है। आपने साइडवेज मार्केट सुना है ना, तो जैसा साइडवेज मार्केट होता है वैसे ही पूल होता है, बहुत कुछ फ़र्क नहीं है। तो इतना कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं भाई, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही ईजी है ट्रेडिंग। बस आपको डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ट्रेडिंग चार्ट बहुत ईजी है। इस तरीके से मार्केट क्या होता है, साइडवेज होता है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, साइडवेज मार्केट। बस पूल और साइडवेज मार्केट में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ इस चीज़ का होता है। रुको, आपका क्या समझ आया इस चीज़ में? आपको क्या समझ आया बताओ? ये समझ आया कि प्रॉपर बड़े बड़े स्विंग्स है और ये कंसोलिडेशन है मार्केट। इतने आपको समझ आया होगा कि बड़े बड़े स्विंग्स है, ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट बिल्कुल चिपक के रहा। यहाँ पे आपको इस तरीके की कैंडल दिखाई देगी, एक कैंडल यहाँ दिखेगी, दूसरी कैंडल यहाँ दिखेगी। हो सकता है यहाँ पे छोटी छोटी दो कैंडल आ जाए, यहाँ पे एक कैंडल हो सिर्फ, तो एकदम स्टक होगा मार्केट, एक ही जगह चिपका हुआ। इस केस में आपको बड़ी बड़ी विक्स दिखाई देगी, नीचे विक, ऊपर विक, नीचे विक, ऊपर विक, नीचे विक। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग पूल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इस रेंज के अंदर ना एकदम चिपक जाता है मार्केट, स्टक हो जाता है। और ऐसी जो बड़ी बड़ी विक्स आती है ना, इसके ऊपर और इसके नीचे स्टॉप लॉसेस होते हैं बहुत सारे। किसी ने यहाँ से बाय करा तो किसी ने यहाँ से सेल करा, तो यहाँ पे और यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं। तो पूल क्या करता है, पूल ऐसा होता है कि जिस साइड भी ब्रेक करेगा ना मार्केट, उस साइड को ज़्यादा मूव दे सकता है पूल। तो इसी चीज़ को पूल कहते हैं। सिंपल है, जैसे साइडवेज था वैसे ही पूल है। साइडवेज में बस बट थोड़ा सा मार्केट ज़्यादा खुला होता है और इसमें थोड़ा और टाइट होता है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कि आपको मिलेगा एग्जाम्पल। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत सिंपल है और ये हर जगह बनेगा ऐसे एग्जाम्पल्स, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये देखो, ध्यान से देखो, ये एरिया पूरा स्टक हो चुका है, एकदम चिपकी हुई मार्केट है। बड़ी बड़ी विक्स है, ऊपर विक, नीचे विक, ऊपर विक। और मार्केट ने जब इसको डाउन साइड इस बड़ी कैंडल से ब्रेक करा, तो आप यहाँ पे इस पर क्या कर सकते थे, एक सेल साइड की ट्रेड को यहाँ पे प्लेस कर सकते थे। स्टॉप लॉस अपना इस कैंडल के ऊपर लगा सकते थे आप यहाँ पे। और आपका टारगेट 1:2 मिनिमम होता है, तो आपको 1:2 का टारगेट यहाँ मिलता। बट मार्केट और आगे गया है, मे बी इसको टच नहीं किया है, तो मार्केट ने आपको यहाँ तक 1:3 के आसपास का टारगेट दिया है। ये देखो, इतना बड़ा टारगेट आपको किससे मिला है, सिर्फ इस एक पूल से। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। तो ये तीनों चीज़ें आपकी आई होप क्लियर हो चुकी है, लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप। अब जो आपको सीखना है ना, वो सीखना है बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी क्या होता है, कैसे इसकी मार्किंग करते हैं। देखो, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी ना मैक्सिमम लोगों को मार्क करना ही नहीं आता है, वो उल्टा मार्क करते हैं। उनको ये नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है। भाई आपको हमेशा लेफ्ट की साइड को मार्क करना है। सबसे पहले आप सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करते हो, उसके बाद आप बाय साइड लिक्विडिटी मार्क करते हो। आपको पहले बाय साइड लिक्विडिटी मार्क नहीं करनी है, पहले आपको सेल साइड करनी है। अब देखो, पहले मैं बता देता हूँ BSL SSL होता क्या है। बाय साइड लिक्विडिटी मतलब, बाय साइड लिक्विडिटी मतलब जो बायर्स की लिक्विडिटी है, यानी जो बायर्स के स्टॉप लॉस है, यानी सेल ऑर्डर्स। तो जो सेल ऑर्डर्स होते हैं, यहाँ पे सेल ऑर्डर है, ठीक है। और ये जो होता है, जो सेल ऑर्डर्स होते हैं, ये होते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। इसको आप मार्क कैसे करते हो, BSL। तो बाय साइड लिक्विडिटी यानी सेल ऑर्डर्स। और इस तरीके से जो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी होती है वो यानी बाय ऑर्डर्स। तो इसको आप क्या लिखते हैं, SSL, सेल साइड लिक्विडिटी। तो सिंपल है, बायर्स के ऑर्डर्स यानी सेल साइड लिक्विडिटी और सेलर्स के ऑर्डर्स यानी बाय साइड लिक्विडिटी। अब बाय साइड, इसको समझो, बाय साइड, सेल साइड, बाय साइड। बाय साइड का मतलब यानी बायर्स की साइड जाएगा मार्केट, वो वाली लिक्विडिटी। वो वाली लिक्विडिटी जिसको मार्केट जब टच करेगा तो मार्केट बायर्स के साइड जाएगा, तो उसको बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। इसका मतलब सेलर्स के स्टॉप लॉस, सेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, क्योंकि बायर्स की साइड लेके जाएगा मार्केट को। ठीक है, मार्केट बायर्स की साइड जाएगा। और सेल साइड लिक्विडिटी यानी मार्केट सेलर्स की साइड जाएगा, यानी नीचे जाएगा। तो वो कब जाएगा, जब बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो सेलर्स के स्टॉप लॉस यानी बाय साइड लिक्विडिटी, बायर्स के स्टॉप लॉस यानी सेल साइड लिक्विडिटी। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले SSL यानी सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करना होता है, और फिर रिवर्स में यानी पीछे की तरफ आपको मार्क करना होता है बाय साइड लिक्विडिटी। तो इससे क्या होता है, आपकी गलतियां नहीं होती, आपको एरर्स नहीं मिलते हैं। अब जैसे मैं मार्किंग स्टार्ट करता हूँ, सपोज मेरे को मार्क करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करूँगा। तो मेरी सेल साइड लिक्विडिटी ये है,
तो ये क्या है, एस एस एल। तो ये क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी। अब मैं किसकी मार करूँगा, बायर्स की लिक्विडिटी। तो इससे पीछे जो है स्विंग का हाई ये है, तो ये क्या है मेरी प्रीवियस बाय साइड लिक्विडिटी यानी BSL। अब इसके नीचे यहाँ पे अब मैं नीचे वाला मार्क करूँगा, ये क्या है मेरा SSL। जो प्रीवियस सेल साइड लिक्विडिटी थी वो थी ये, ठीक है। और इससे इसी के स्विंग में टॉप पे क्या थी, ये थी मेरी बाय साइड लिक्विडिटी यानी BSL, ठीक है। तो हमेशा इस तरीके से आप मार्क करोगे। अगर आपको आगे जाना है, चलो ये तो पीछे को मार्क कर रहा हूं मैं, अगर आपको आगे को मार्क करना है तो भी आपको पहले क्या करना है, सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करनी है। तो जैसे अब मैं आगे का मार्क करूंगा तो मेरी सेल साइड लिक्विडिटी ये है, और इसी के साथ अगर मैं पीछे जाऊंगा तो मेरी बाय साइड लिक्विडिटी ये है। बहुत सिंपल। अब ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई आएगा तो यहाँ पे अब क्या बनाएगा हमारा, बाय साइड लिक्विडिटी। जब आप स्टार्टिंग हमेशा इससे करोगे ना, स्टार्टिंग सेल साइड से करोगे तो, और पहले पीछे का मार्क करोगे, तो जब आप आगे को जाओगे ना, आप ऑटोमेटिकली बाय साइड लिक्विडिटी मार्क करने के लिए सही पहुंचोगे। अब मैं मार्क करूंगा तो बाय साइड पहले मार्क कर सकता हूं मैं। अब मेरा ऑटोमेटिकली BSL आ गया, इसी के साथ जो नीचे आया था वो SSL आ गया, यानी सेल साइड लिक्विडिटी आ गई। अब इस सेल साइड लिक्विडिटी आ गई, ये बाय साइड लिक्विडिटी आ गई। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ पे जो ऊपर गया था ये कौन सी आ गई, फिर से बाय साइड लिक्विडिटी आ गई, ठीक है। और यहाँ पे नीचे फिर से सेल साइड लिक्विडिटी आ गई। अभी करता क्या है मार्केट, बाय साइड और सेल साइड बनाता है, तो उसमें आपको क्या फ़ायदा है, देखो फ़ायदा कुछ नहीं है, फालतू का कॉन्सेप्ट है, चाहे कोई कुछ भी बोले। ICT के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ऐसी है, बकवास है, फालतू, ओवर कॉम्प्लिकेटेड है। एक ही काम आता है कि आपको ये समझ आता है कि मार्केट किस साइड जाएगा, जब जो नज़दीक होगी, जो नियरेस्ट लिक्विडिटी होगी। तो अगर बाय साइड लिक्विडिटी नज़दीक है तो पहले मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी को लेगा, उसके बाद आप मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा सेल साइड लिक्विडिटी की ओर, तो मार्केट फिर सेल साइड लिक्विडिटी लेगा। फिर यहाँ से मार्केट क्या करेगा, देखेगा कि पहले ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो मार्केट ऊपर अगर आता है सपोज फॉर एग्जांपल, और इस तरीके का ये बनाता है छोटा स्विंग, तो यहाँ से आप देखो कौन सी लिक्विडिटी नज़दीक है, ये वाली नज़दीक है कि ये नीचे वाली नज़दीक है, ये वाली नज़दीक है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। रियलिटी तो यही है, इतना कुछ इसका फ़ायदा है नहीं इसको मार्क करने का, बट हाँ मैंने आपको सिखा दिया। सबसे पहले क्या करोगे, आप नीचे से स्टार्ट करोगे, इसको मार्क करा, फिर इसको मार्क करा। जब आपने ये दोनों मार्क कर दिए, इसको मार्क करा, इसको मार्क करा, इसको मार्क करा, इसको मार्क किया, 4-5 पीछे के स्विंग्स मार्क हो गए। अब आगे जाओगे, इसको मार्क करा, इसको मार्क करा, इसको मार्क करा, इसको मार्क किया, तो आपको समझ आता रहेगा कि आपकी लिक्विडिटी किस साइड है। और ये टाइम फ्रेम की बात है, सेम अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हो, डेली टाइम फ्रेम पे आते हो, तो आप सिंगल कैंडल पे अगर मार्किंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ सिंगल कैंडल पे मार्क करूँगा, तो हर एक कैंडल का जो हाई है और जो लो है, एक बाई साइड है, एक सेल साइड है हर एक कैंडल का। और अगर आप स्विंग्स मार्क करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको सेम, पहले ये लो बनेगा, फिर ये हाई बनेगा, यानी ये सेल साइड लिक्विडिटी या बाई साइड लिक्विडिटी। फालतू का कॉन्सेप्ट है, किसी भी काम का नहीं है, कोई कितना भी बोले। मैंने इस पे ज़्यादा तभी कभी सिखाया नहीं आज तक किसी को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बकवास कॉन्सेप्ट में आते हैं, आपके किसी भी काम के नहीं है। अगर आप कहते हो कि स्वीप पूरा बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, आप वहाँ पे फिर वापस वेट करते हो कि वापस आएगा, कुछ नहीं है, बकवास है। मैं आपको रियलिटी बता दूँ क्या है। ICT का क्या होता था, हर साल वो नई मेंटरशिप निकालता है भाई। 2020 में अलग मेंटरशिप, 2021 में अलग, फिर 22 में अलग, हर साल नया निकालेगा कुछ ना कुछ। और क्या करेगा, जो इसने यहाँ निकाली थी वो यहाँ पे उसमें कुछ चीज़ें चेंज कर देगा, फिर यहाँ पे उसको अलग तरीके से बताएगा, क्यों, अपना कोर्स बेचने के लिए या कुछ करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार है, ये काम नहीं करता, बट यार वो बिजनेस है भाई, चाहे आप कुछ भी बोला, सब बिजनेस कर रहे हैं अपना, सबको पैसा कमाना है। वो भी मेंटोर है तो भाई वो भी कुछ उससे अर्निंग का मेथड निकालेगा, इतना बड़ा ऑडियंस उसके पास है। बट तो इस तरीके से क्या होता है, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी की जगह हम लोग क्या करते थे, इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क करते थे, जो कि मैंने जस्ट वहाँ पे ऊपर लिखा था। हम क्या मार्क करते थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी, हम ये 2 लिक्विडिटी मार्क करते थे। और जब हम ये लिक्विडिटी मार्क करते थे ना, तो हमें फिर BSL SSL मार्क करने की ज़रूरत नहीं होती थी। चलो इसको समझते हैं, ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, और इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। ये है लिक्विडिटी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप BSL SSL को इग्नोर भी कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको मार्क करना भी है तो कैसे मार्क करना है, मैंने आपको समझा दिया कि मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरीके से मार्क करना है। अब जो मेन चीज़ है वो है इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इसको कैसे मार्क करते हैं और ये क्या होता है। देखो सिंपल है, इंटरनल मतलब अंदर की, एक्सटर्नल मतलब बाहर की। कोई भी जोन है उसके अंदर की जो लिक्विडिटी है वो
इंटरनल, और जो बाहर की है वो एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल ये ऊपर है, टॉप है, ठीक है, ये निकल के आता है टॉप, और ये यहाँ पे अगर सपोज ये मार्केट इस तरीके से था, ठीक है, तो ये निकल के आता है बॉटम। तो ये पूरी की पूरी एक क्या है, एक रेंज निकल के आती है, जैसे सपोज हाई लो। तो ये जो बाहर वाली लिक्विडिटी है इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे आप इसको ERL लिख सकते हो या फिर एक्सटर्नल, आप समझ जाओ ये एक्सटर्नल है। अब जो लिक्विडिटी अंदर प्रेजेंट होगी, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, लिक्विडिटी पूरे चार्ट में होती है, ऐसा नहीं कि बाहर ही हो, इसलिए मैंने आपको बताया। मैंने कहा अंदर भी लिक्विडिटी होती है, तो जो लिक्विडिटी अंदर प्रेजेंट होती है ना स्विंग्स के अंदर, उसको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। अब वो इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी में जो एक्सटर्नल होती है, जो तो बाहर होती है, वो कौन सी लिक्विडिटी होती है, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, जो इससे पहले मैंने आपको सिखाया, तभी मैंने आपको बताया कि वो बायर्स के स्टॉप लॉस, सेलर्स के स्टॉप लॉस, जो मैंने जस्ट अभी बताया। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा पीछे करके उस चीज़ को देखो और समझो। तो जो बाहर जो बाय साइड लिक्विडिटी है और जो सेल साइड लिक्विडिटी है, यानी जो यहाँ पे BSL है और जो नीचे यहाँ पे SSL है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, ये होती है एक्सटर्नल। और इंटरनल कौन सी होती है, इंटरनल आपकी होती है जो आपके PD अरेस होते हैं। PD अरे क्या होता है, PD अरेस, इसके अंदर आपके ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ये सारी चीज़ें आती है। तो यहाँ पे सपोज एक FVG था, अब मैं आपको आगे बताऊंगा FVG क्या होता है, कोई स्ट्रेस बात नहीं है, जिसको नहीं पता है प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, उसमें भी सिखाया है, यहाँ पे भी मैं आपको दोबारा बताऊंगा। तो जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आता है, इस FVG में आता है, तो ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे प्रेजेंट है ना, जिसको छू के मार्केट, जिसको टच करके मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या इसको फेल करके नीचे जा सकता है, ये आता है इंटरनल लिक्विडिटी में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये इंटरनल लिक्विडिटी में आता है। ये क्या हो सकता है, ये आपका हो सकता है OB ऑर्डर ब्लॉक, BB ब्रेकर ब्लॉक, MB मिटिगेशन ब्लॉक, और आपका RB रिएक्शन ब्लॉक। हो सकता है सप्लाई डिमांड जोन हो कोई, तो सप्लाई एंड डिमांड जोन हो कोई स्ट्रॉन्ग, या हो सकता है लास्ट आपका FVG फेयर वैल्यू गैप हो। तो ये सब जो आते हैं, जो अंदर आते हैं, वो होते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। तो मार्केट का मेन टारगेट क्या होता है, सबसे बेस्ट मार्केट का टारगेट होता है कि मार्केट क्या कोशिश करता है, अपनी किसी एक साइड की लिक्विडिटी को लेगा, यानी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेगा, जो कि बाय साइड है या सेल साइड हो सकती है, कोई सी भी, जो मैंने आपको जस्ट अभी समझाया। तो पहले मार्केट क्या करेगा, अपनी एक साइड की लिक्विडिटी को लेगा, इस तरीके से इसने SSL को ले लिया। जैसे ये स्टॉक SSL को ले लेगा यहाँ पे, उसके बाद मार्केट क्या करता है, रिवर्स करता है। तो आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है SSL लेने के बाद मार्केट रिवर्स करेगा, क्यों, ये स्वीप हुआ है एक तरीके से, तो इस तरीके से मार्केट रिवर्स करेगा। अब जब ये रिवर्स करेगा, अब मार्केट किधर आता है, एक्सटर्नल के बाद इंटरनल पे। तो हो सकता है यहाँ पे कोई FVG हो या फिर ऑर्डर ब्लॉक हो या इनमें से कुछ हो, यानी PD अरे हो कोई सा भी। तो मार्केट इसको टच करेगा और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्गली सेल साइड पोजिशन एंटर कर सकते हो। यहाँ पे आप सेल साइड पोजीशन एंटर करते हो, स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंटर कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रस्ट होना चाहिए इस पे कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अब जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना मार्केट स्ट्रक्चर, मैंने जो आपको चीज़ें बताई आपको याद करनी है साथ साथ, तभी, क्योंकि सब कुछ कंबाइन होगा साथ में। कैसे कंबाइन होगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये माइनर मूव है, ये इस तरीके से मेजर मूव ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट क्या कर रहा हो, ये हुआ हो यहाँ पे। अगर ये ऐसा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और ऐसे मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है। हो सकता है ये इस तरीके से हुआ हो कि ये ऐसे नीचे चले जाए, पहले पूरा इसको स्वीप करके आ जाए। हो सकता है कि ये इस तरीके का मूव हो, क्योंकि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जैसे भी हो सकता है, आपको कोई भरोसा नहीं है कि मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरीके से हुआ हो। तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, ये जब इसने स्वीप करा सेल साइड लिक्विडिटी, तो जाने अनजाने में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। और जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो मार्केट वापस आता है, अपना यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होता है इनमें से किसी एक में से टच करके नीचे आता है। तो इसका मतलब मार्केट अपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेता है, फिर इंटरनल में आता है, उसके बाद नीचे जाता है।
तो ये आपस में कंबाइन होता है सारे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, तभी मैंने आपको डेली बायस के अंदर ये सब कुछ बताया। अभी तो मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बताऊंगा, तभी डेली बायस कंप्लीट होगा, वो वीडियो के लास्ट में आएगा। तो वीडियो को पूरा ही देखना, बीच में छोड़ना मत, चाहे सेव कर लो, क्योंकि जब ये दो चीज़ कंबाइन होगी ना, अब तीसरी सेशन आएगा। सेशन जब आप समझ जाओगे तो आपको ये चीज़ ओवरलैप के बीच में देखना है, मैं बताऊँ वो कौन सा ओवरलैप। उसके बाद मैं बताऊंगा कि अब ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, तो बिगर टाइम फ्रेम से इसको लोअर टाइम फ्रेम तक कैसे लेके जाना है। तो ये जो चीज़ है ना, ये होता है इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी या फिर इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो मार्केट पहले एक्सटर्नल लेगा, उसके बाद इंटरनल लेगा, तब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से फॉल करेगा। फिर जो यहाँ पे एसएसएल था, वो जो मैंने आपको एसएसएल बताया, फिर एसएसएल को हिट करते करते मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड को जाना शुरू कर देगा। और यहीं पे अगर आपको जो मैंने बताया यहाँ पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी यहाँ पे हो ही रहा है। ये यहाँ पे मैनिपुलेशन होगा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा नीचे। तो ये चीज़ ना इसी तरीके से होती है, चाहे आप 10 कॉन्सेप्ट देख लो, चीज़ें सेम ही आएगी निकल के, सारे कॉन्सेप्ट एक ही साइड आपको लेके जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई कॉन्सेप्ट आपको अलग बताएगा, कोई अलग बताएगा। मार्केट को अलग अलग तरीके से देखा गया है, मार्केट को सबने अलग अलग तरीके से समझा है, लेकिन जिसने भी सही समझा है, जो भी लोग सही एनालिसिस दिए हैं, वो एनालिसिस एक ही साइड तो होगा। अगर मेरा एनालिसिस, मेरा स्ट्रेटेजी कहती है मार्केट सेल जाएगा, और किसी और की भी एनालिसिस कहती है मार्केट सेल जाएगा, और मार्केट सेल चला जाता है, इसका मतलब ये है कि हम दोनों की एनालिसिस सही है। क्योंकि मार्केट सेल चला गया, तो हो सकता है ऐसा कि अलग अलग मार्किंग हो, अलग अलग एनालिसिस हो, अलग अलग कॉन्सेप्ट हो, लेकिन सेम चीज़ें बता रही हो। और कभी ऐसा भी हो सकता है एक कॉन्सेप्ट कुछ बोले, एक कुछ बोले, एक सही निकल जाए, गलत हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें सेम है। मार्केट का आप 10 नज़रिए से देखोगे, आपके पास जो निकल के आएगा रिजल्ट, वो सेम ही निकल के आने वाला है, अगर मार्केट की एनालिसिस और कॉन्सेप्ट में दम है तो ये होती है बाय साइड, सेल साइड, एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सी होती है, जितने भी आप पे ओबी वगैरह ये सब देखते हो, तो ये मल्टीपल एंगल्स में हो सकता है, मल्टीपल अलग अलग स्ट्रक्चर में हो सकता है। आपको इस तरीके से चार्ट दिखाई दे, इस तरीके से दिखाई दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसमें सिंपल समझना है कि आपके जो इसमें लास्ट जो निकल के आता है, ये निकल के आता है, तो ये आपका लास्ट है, ठीक है। तो ये एसएसएल है आपका लास्ट वाला, और ये यहाँ पे जो टॉप पे निकल के आता है, ये बीएसएल है लास्ट वाला। इसके बाद जितनी भी लिक्विडिटी आप देखोगे, फिर चाहे ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ पे होगा, ये भी इंटरनल होगा। फिर आपका चाहे एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाए आपको यहाँ पे, ये भी इंटरनल होगा। जब तक ये टूटेगा नहीं, तब तक के अंदर जितने भी आपको दिखेंगे इंटरनल होगा। मार्केट हो सकता है सेल साइड को लेके यहाँ पे वापस आएगा इस तरीके से और नीचे निकल जाए, या हो सकता है इसको फेक करते करते अपसाइड ब्रेक करके बीएसएल को ले ले पहले, उसके बाद अंदर आए, तो तब यहाँ पे नए आपको कुछ देखने को मिले। हो सकता है ब्रेकर ब्लॉक देखने को मिले, क्योंकि जब ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो ब्रेकर ब्लॉक बनता है, और उसको छू के मार्केट ऊपर निकले। तो ये है, सिंपल चीज़ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो नेक्स्ट है वो है सेशन। सेशन की जो टाइमिंग है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो सेशंस को समझते हैं, कौन से सेशन इंपॉर्टेंट है और किसका ओवरलैप आपको ध्यान देना है। अब देखो, जो सेशन होते हैं, सेशन में ऐसा होता है कि आपको अगर आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, जैसे कि 1 आवर, 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे, तो सेशन कुछ काम की नहीं। सेशन को आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं, सेशन आप इग्नोर भी करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक दो कैंडल के अंदर एक सेशन ओपन होगा, एक क्लोज होगा। लेकिन अगर आप आवरली पे आते हो, या फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो ट्रेड लेने के लिए, जैसे कि 50 मिनट, 5 मिनट या इंट्राडे आप कर रहे हो फॉर एग्जांपल, जो कि मैं कहता हूँ हमेशा कि इंट्राडे या स्कैल्पिंग करने से बेटर है स्विंग करना, या थोड़ा लंबा होल्ड करना 2-3 दिन के लिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। बट अगर आप फिर भी करते हो, तो आपको सेशंस में सिर्फ जो देखना है वो है लंदन और न्यूयॉर्क। लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के अलावा आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, लक्स एल्को का ये जो इंडिकेटर है सेशन वाला, इसको लगा के इसकी सेटिंग में जाके टोक्यो का टिक हटा देना, सिडनी का टिक हटा देना, ओके कर देना। आपके सामने जो आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपने मार्किंग करी है ना, फॉर एग्जांपल आप स्वीप ट्रेड करते हो या फिर आप जो भी आप ट्रेड करते हो, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर वो सेशन के दौरान है, सेशन के ओवरलैप के दौरान वो सिचुएशन आ रही है, तो आप वहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकते हो। सपोज मैं कहता हूँ ये स्वीप हुआ, मार्केट नीचे गया, एक कैंडल ये ऊपर क्लोज हुई, तो इसने स्वीप करा है प्रीवियस लो को, तो आप यहाँ पे ये भरोसा कर सकते हो कि जब तक ये ओवरलैप हो रहा है, तो इस ओवरलैप के बीच में मैं एक ट्रेड प्लेस करता हूँ, और एक सिंपल चीज़ है अपना 1:2 या 1:1 मिनिमम आपको निकालना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, बड़ा बन रहा है, अगर तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो उसको बॉडी के नीचे लगा लो एसएल, और मिनिमम टारगेट 1:2 को आपको चेस करना है। तो आपको मिनिमम 1:2 का टारगेट यहाँ पे मिलेगा,
टच होते हुए दिखाई देगा आपको। तो ओवरलैप के बीच में होना चाहिए। जैसे ही ओवरलैप खत्म हो जाएगा ना, आपको एग्जिट ले लेना है। अगर बाई चांस आपका टारगेट बड़ा था और मार्केट में आप देखते हो कि ओवरलैप खत्म हो गया, तो आप ब्रेक इवन पे निकल जाओ। ओवरलैप के बाद ट्रेड नहीं करना है। सेकंड, आपको सिचुएशन, ये एक खाली ये एक सिचुएशन नहीं है, आपको और भी सिचुएशन ऐसी मिलेगी। सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो कैंडल है यहाँ पे, ये लास्ट कैंडल बिफोर द फॉल एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। तो मार्केट जब इस कैंडल पे आता है, दोबारा टच करता है, क्योंकि मार्केट ने डाउन साइड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स किए हैं, और ये कंटिन्यूएशन के ऑर्डर ब्लॉक्स है, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कभी कि कंटिन्यूएशन में ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे ट्रेड किया जाता है। तो मार्केट ऊपर आता है इस एरिया में, इसका रिवर्सल कैंडल देता है, और आप देखते हो ये ओवरलैप के बीच में रिवर्सल कैंडल दे रहा है। तो आप यहाँ पे इस पे अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हो, इसके ऊपर आप अपना एसएल लगा सकते हो। 1:2 आप मिनिमम अपना टारगेट लेके चल सकते हो। आपको कैंडल के ऊपर एसएल लगाना है हमेशा, अपनी जो लास्ट जो कैंडल पे आप ट्रेड कर रहे हो। तो ये एक तरीका है सेशन पे ट्रेड करने का, सेशन के ओवरलैप पे ट्रेड करने का। ये चीज़ आपको मल्टीपल सिचुएशन में मिलेगी, इंटरनल लिक्विडिटी में मिलेगा, काफ़ी जगह आपको इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो जब ये ओवरलैप के टाइम पे अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो ठीक है, और ज़रूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यार बहुत रेयरली ये चीज़ मिलती है, तभी तो मैं सेशन ट्रेड ही नहीं करता। बहुत रेयर होता है, बहुत कम एग्जांपल आपको ऐसे मिलेंगे कि ओवरलैप के टाइम पे आपको कोई एंट्री मिलने वाली है, या फिर आपका जो सेटअप है आपको मिलेगा। बहुत कम होता है इस तरीके की चीज़ें। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, मैंने बता दिया। न्यूयॉर्क और लंदन सिर्फ इसका ओवरलैप पे करना है, और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे करते हो तो ही करना है। बिगर टाइम फ्रेम में तो आपको सेशन मैटर नहीं करेगा, इग्नोर कर सकते हो आप सेशन को। और मैं क्या प्रेफर भी करता हूँ कि आप बिगर टाइम फ्रेम पे करो। भाई मैं तो खुद इंट्राडे नहीं करता हूँ, मैं खुद एक दिन ट्रेड लेता हूँ, 2-3 दिन मेरी होल्ड चलती है। मैं महीने का 5-10 ट्रेड में रखता हूँ, बस ख़त्म। 5-6 ट्रेड भी मिल जाए तो बहुत है, जिसको बोलते हैं प्रॉपर सौदा जो कहते हैं। मैं 5-6 सौदे करता हूँ, ख़त्म काम। प्रोफेशनली जो होता है, अपना पैसा निकालता हूँ, साइड हो जाता हूँ। और क्रिप्टो भाई, अपना क्रिप्टो से डिपॉजिट क्रिप्टो में निकालता हूँ मैं। और सबसे बेस्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, कोई ब्रोकर अभी इस टाइम पे इंडिया में जो सबसे बेस्ट ब्रोकर है, वो मेरे हिसाब से वेंटेज है। और मैं खुद वेंटेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और सबसे बेस्ट ब्रोकर इस टाइम वेंटेज ही रहने वाला है, क्योंकि एक्सनेस जा चुका है। मेरे पास अकाउंट है एक्सनेस का भी है, आज भी चल रहा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो मैंने सेटअप कर रखी है अपनी बाहर। और दूसरा मैं वेंटेज यूज़ कर रहा हूँ इंडिया में, अगर मैं चाहूँ तो मैं वेंटेज यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ब्रोकर का है कोई इशू, तो आप वेंटेज का यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेरे रेफर से करते हैं तो कल को आपको कोई भी इशू आता है डिपॉजिट का, विड्रॉ का, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। आप बेफिक्र होके, बिना टेंशन के मज़े से डिपॉजिट कर सकते हैं, मज़े से विड्रॉ कर सकते हैं, बिना टेंशन के इस ब्रोकर के अंदर। अगर आप मेरे रेफर से खोलते तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वेंटेज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा उनका टर्मिनल इस टाइम पे है, सब कुछ उनका सब बढ़िया, सर्विस भी बढ़िया है। ठीक है, सो ये चीज़ है। सेशन में इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, इतना ध्यान रखना। बाकी सेशन किसी भी काम के नहीं है। जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, लाइक कर दो। और कोई भी डाउट है भाई, कमेंट कर दिया करो। और क्योंकि ये मेरा दूसरा ही वीडियो है, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। आप ही लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियोस बना पाऊंगा। तो आपके कमेंट्स, शेयर्स, लाइक्स बहुत मैटर करते हैं। आप लोग अपना सपोर्ट दो, और कमेंट कर देना भाई कि आपको वी नीड वीडियो 3 भाई। तो भाई हम आपके लिए कुछ ऐसा कुछ कमेंट कर दो भाई, तो मैं आगे और आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक काम करते हैं, पीडीआरए समझते हैं। पीडीआरए में ना मैं आपको सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और बेकर ब्लॉक के दो ही सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। मिटिगेशन ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो पीडी अरे पे होगा। सिर्फ सारे उसमें पीडी अरे ही सिखाऊंगा जितने भी होते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको दो मैं आपको जो सिखाऊंगा वो है ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, CLB यानी कैंडल लेवल बायस वो सीखेंगे, और साथ में ये सीखेंगे कि अब हम कैसे सारी चीज़ पूरे बायस को बिगर टाइम फ्रेम से, मंथली वीकली से कैसे अलाइन करते करते लोअर टाइम फ्रेम पे लोअर टाइम फ्रेम पे आके लिक्विडिटी वगैरह को कंबाइन करके सब कुछ कैसे ट्रेड प्लेस करना है। फिर लास्ट में हम वो चीज़ें सीखने वाले हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पीडीआरए यानी ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कितने टाइप के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होता है, ये सीखते हैं। जो फेयर वैल्यू गैप है वो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सिखा दिया है प्रीवियस वीडियो में, तो प्रीवियस वीडियो देखना ज़रूर। उसमें मैंने फेयर वैल्यू गैप सिखा रखा है, क्या होता है, कैसे इसमें ट्रेड करते हैं, और सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे शेयर करी थी। इसमें हम लोग समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक और बेकर ब्लॉक क्या होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक का ना एक चीज़ है, ऑर्डर ब्लॉक सबको एक ही चीज़ पता है कि भाई एक लास्ट कैंडल बिफोर द फॉल ऑर्डर ब्लॉक होती है, बट ऐसा नहीं है।
ऑर्डर ब्लॉक ना बेसिकली दो तीन टाइप के होते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक होता है कि ये लास्ट कैंडल है, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल है, सपोज क्या जैसे रेड कैंडल्स आती है, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये सपोज आपकी ग्रीन कैंडल है और ये आपकी यहाँ पे एक रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये लास्ट कैंडल है यहाँ पे। इसके बाद मार्केट क्या करता है, कंटिन्यूएशन में कुछ कैंडल्स बनाता है, फॉल करती है मार्केट यहाँ से नीचे। तो अब आपको ना जो आपने सुना है वही सुना है कि जो लास्ट कैंडल होती है ना, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है, ठीक है। आपकी बात सही है, ये जो लास्ट कैंडल है ये कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है। लेकिन आपको खाली यही नहीं रखना है, आपको चीज़ और ये भी ध्यान रखनी है कि खाली लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती है, कुछ कंडीशन में सीरीज ऑफ कैंडल्स भी ऑर्डर ब्लॉक होती है। यानी यहाँ पे हो सकता है दो तीन कैंडल हो, इस तरीके की दो कैंडल हो या फिर तीन कैंडल हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये तीनों कैंडल मार्क करनी पड़ जाए, ये पूरा एरिया ऑर्डर ब्लॉक हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये कब करना है ये मैं आपको भी बताऊंगा इस वीडियो में, कि कब आपको तीन मार्क करना है, कब आपको सिंगल कैंडल मार्क करनी है। बट हाँ याद रखना ये भी ऑर्डर ब्लॉक होता है, और सिंगल कैंडल लास्ट कैंडल बिफोर द फॉल जो होती है वो भी ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब ये जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, वीक कौन सा होता है। इसके लिए आपको क्या करना है ना, दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। एक तो सप्लाई डिमांड, प्रीमियम एंड डिस्काउंट फर्स्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप पहले सीखते हैं, फिर मैं बताता हूँ सप्लाई डिमांड का ध्यान कैसे रखना है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है मैंने आपको सिखाया है वैसे प्रीवियस वीडियो में, अच्छे से देखना हो तो वहाँ सीख लेना। यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि कोई तीन कैंडल के बीच में जो गैप होता है, जो पेंडिंग गैप रह जाता है, थ्री कैंडल की पैटर्न जो होता है, सपोज ये तीन कैंडल का पैटर्न है, ठीक है, 1 2 3। इसके बीच में इसकी लोअर विक और इसकी अपर विक, इनके बीच में जो गैप होता है ना पेंडिंग, इसको बोलते हैं एफ यानी फेयर वैल्यू गैप। तो ये गैप अगर ऑर्डर ब्लॉक के बाद एक एफ है ना, चाहे इसी कैंडल में हो चाहे दो कैंडल के बाद हो, लेकिन अगर क्लोज एक नज़दीक यहाँ कहीं पे भी चलेगा, नज़दीक एक नियरेस्ट में कहीं पे एफ आपको दिखाई देती है, तो इसका मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो एफ वाले ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा काम करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सप्लाई एंड डिमांड, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। फिबोनाची का टूल ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे इस तरह लगा लो। ये 50% आता है, ये इस तरीके का। इसकी सेटिंग मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये इसकी सेटिंग है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके। जो 0.5 के ऊपर वाला एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं प्रीमियम। इसके जो नीचे वाला एरिया होता है इसको बोलते हैं डिस्काउंट। डिपेंड करता है आपने किस तरीके से लगाया है। अभी हम नीचे से ऊपर को लगा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, जो अब इसके लिए आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। सपोज आपने एक बाइक खरीदी सेकंड हैंड, ठीक है। आपने एक बाइक ली, सेकंड हैंड बाइक ली, और उस बाइक का जो प्राइस था वो सपोज एग्जांपल के लिए मानते हैं हम, है ना, 1000 रुपये उसका प्राइस था। आपने 1000 रुपये की एक बाइक खरीदी, 1000 रुपये की एक बाइक खरीदी। तो जब उसका प्राइस बढ़ा, यहाँ पे हो गया 1500 और यहाँ पे हो गया 2000, प्राइस डबल, ठीक है। तो यहाँ पे 1500 हो गया था, यहाँ पे हो गया 2000। अब आप खुद एक चीज़ बताओ, जब आपकी बाइक आपने जो खरीदी उसका प्राइस बढ़ के अगर 2000 हो गया, मतलब आपने सेकेंड हैंड कोई बाइक ली और अचानक से आपको पता चलता है कि वो बाइक एकदम कोई एंटीक पीस था, कोई मतलब ऐसा बाइक थी जो रेयर बाइक थी, कलेक्शन वाली बाइक थी, उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, वैल्यू बढ़ चुकी है। तो वो 1000 रुपये में आपने खरीदी और उसकी वैल्यू बढ़ के होगी 2000 रुपये। तो आप क्या करोगे, आप इसको बेचोगे ना, 100% आप बेचोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप सेल करोगे उसको। यहाँ पे आपने बाय करा, वहाँ पे सेल करोगे। यही एक चीज़ होती है ना। लेकिन अगर किसी ने बाय करना है तो वो क्या करेगा, देखो आप कब बेचोगे, जब प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी को खरीदनी है सेम बाइक, वो कब खरीदने की कोशिश करेगा, जब प्राइस कम होगा। तो जब मार्केट वापस नीचे गिर के 1500 आएगा, कहीं ना कहीं और नीचे गिर के आएगा, यहाँ तक प्राइस आएगा, तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा कि इसका प्राइस तो 2000 जा चुका था, अब इसका प्राइस इतना कम हो चुका है, अभी खरीद लेता हूँ। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। तो इससे क्या समझ आता है, इससे ये समझ आता है कि जब इसका प्राइस बहुत ऊपर था तो प्रीमियम में था। प्रीमियम में इंसान क्या करता है, बेचने का सोचता है।
यानी जब प्राइस मार्केट का बहुत हाई हो जाएगा तो मार्केट वहाँ पे सेल करने के सोचेगा लोग, तो वहाँ से मार्केट गिर सकता है। और जब मार्केट का प्राइस एकदम गिर चुका होगा, कम हो चुका होगा, तो वहाँ पे इंसान क्या सोचेगा, बाय करने का सोचेगा, वहाँ से प्राइस बढ़ सकता है। ये होता है सप्लाई एंड डिमांड, यानी ऊपर वाला एरिया ये प्रीमियम है, यहाँ से सप्लाई आएगी, और ये नीचे वाला एरिया जो है ये डिस्काउंट है, यानी सस्ता हो गया प्राइस, तो यहाँ पे खरीदने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से मार्केट में एक डिमांड आएगी। सिंपल चीज़ है। तो सेम चीज़ है ऑर्डर ब्लॉक के लिए। ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से देखना है ऑर्डर ब्लॉक का मतलब कि आपको मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देगा। सपोज ये इस तरीके से स्विंग है, फिर मार्केट ऐसे नीचे आता है, तो आप देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ दिखेगा, हो सकता है एक ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ दिखे। तो ज़्यादा बेटर और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक वाला होगा जो जितना डिस्काउंट में होगा, जितना प्राइस सस्ता होगा, उतना ज़्यादा लोग खरीदना चाहेंगे। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक में ज़्यादा बड़ा मूव आने के चांस है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल डिस्काउंट में है। सेम अगर मार्केट अपोजिट है तो आप प्रीमियम में देखोगे। अगर मार्केट में आपको सेल करना है, फॉर एग्जांपल अब मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, तो या एक आपको यहाँ पे एक एफवीजी दिखता है, यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, तो आपको अगर सेल करना है तो आप कौन से में करोगे? जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम में होगा, ऊपर होगा टॉप पे, तो इस पर आप सेल करोगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग सेल करने का सोचेंगे, क्योंकि जितना प्राइस बढ़ेगा उतना इंसान सोचेगा कि मैं बेच देता हूँ अपनी बाइक को या अपने स्टॉक को या फिर जो भी मैंने खरीदा है, क्योंकि प्राइस उसका ज़्यादा मिल रहा है। तो इसका एग्जांपल हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। सपोज सपोज हाँ हाँ, एक अच्छा एग्जांपल ढूंढना इजी काम नहीं है। यहाँ पे कुछ मुझे इतने खास एग्जांपल दिखाई नहीं दे रहे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, क्या पता कुछ हमें मिल जाए एक अच्छा एग्जांपल। चलो ये एक अच्छा एग्जांपल है हमारे पास। हम कहते हैं कि मार्केट यहाँ पे स्वीप करता है, कहीं ना कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, बट क्लोजिंग नहीं हुई है, तो ये अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। कैंडल की क्लोजिंग को नीचे है, बट मार्केट वापस ऊपर आता है, अब मार्केट को नीचे जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये मेजर था, ये माइनर था। माइनर में तो चेंज ऑफ कैरेक्टर अच्छे से हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, मार्केट इतना नीचे गया है, तो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हुआ है, इसका मतलब आप एक ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक निकल के आते हैं, कितने निकल के आते हैं? जब मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, तो आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक तो ये वाला है, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक तो आपके पास ये वाला है, लास्ट कैंडल बिफोर द फॉल। ये डोजी बनी है बेशक, डोजी भी ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है, याद रखना। और ये एक कैंडल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, और लास्ट सबसे ज़्यादा प्रीमियम पे जो है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हो गए वो कौन से हो गए? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर ब्लॉक हो गया या तो एक पहले वाला है जो टॉप पे आता है, या फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में, जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें तो ट्रेड करो ही मत। क्यों? क्योंकि ये 0.5 से भी नीचे है। जो आपके प्रीमियम में ऑर्डर ब्लॉक आएगा ना, उस पर आप रिस्क ले सकते हो। यहाँ पे एक ट्रेड ली, अगर ये फेल होता तो लास्ट ट्रेड यहाँ पे ली। जो नीचे वाले होंगे उस पर नहीं लेना है। सिंपल सी चीज़ है, जितना प्रीमियम पे होगा उतना आप ट्रेड करोगे। सेम अगर आप बाइंग करना चाह रहे हो तो जितना डिस्काउंट पे होगा उतना आप बाय करने का सोचोगे, उतना आप क्या करोगे, बाय करने का सोचोगे। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, ये रहा एग्जांपल जो मैं कह रहा था। कभी कभार ऑर्डर ब्लॉक एक सीरीज ऑफ कैंडल्स को भी कह सकते हैं। जो ये 3 कैंडल्स है ना, कभी आपको इन तीनों को भी मार्क करना पड़ेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। अभी कब होता है ये समझते हैं। जब भी कोई प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई ब्रेक होता है ऑर्डर ब्लॉक से पहले, सपोज ध्यान से सुनना, ये ब्रेक हुआ, ठीक है। अब आप देखो कि जो ये स्विंग था, ये कितना बड़ा स्विंग था, इसको मेजर करो। चलो इसी से बना लो बॉक्स ऐसे, ये यहाँ तक मार्केट गया, ठीक है। अब जब इसने इसको ब्रेक करा है तो मार्केट कितना और नीचे, कितना ऊपर गया है, ठीक है। तो अगर इसका जो 50% है तो इसका 50% कितना होगा? ये होगा इसका 50%। ध्यान से सुनना है जो मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है। ऑर्डर ब्लॉक आप कभी भी गलत मार्क नहीं करोगे। इसका जो 50% इतना है, तो अगर इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट इसका 50% का मूव नहीं दे पाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि जब अगर अब मार्केट वापस आएगा तो सीरीज ऑफ कैंडल्स जो आपको दिखेगी वो ऑर्डर ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। चलो एक बार मैं दोबारा आपको इसमें चार्ट में छोड़ के इसमें दिखाता हूँ। ये रहा आपका मूव, ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। एक चेंज ऑफ कैरेक्टर में ये होता है आपके साथ, ठीक है। फिर आपके पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसा आता है जिसमें ये होता है आपके साथ। ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो जितना
पिप्स का मूव यहाँ पे मार्केट ने इसके ऊपर किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने पिप्स का मूव किया था कितना होगा 46 पिप्स, तो एटलीस्ट 23 पिप्स का मूव यहाँ पर डाउन साइड होना चाहिए, तो यहाँ पर 30 पिप्स का मूव है। तो इस केस में जो आप ऑर्डर ब्लॉक देखोगे वो यहाँ पे सिंगल कैंडल होगी, समझना मेरी बात को, ठीक है। वो यहाँ पे एक सिंगल कैंडल होगी और वो ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। लेकिन अगर ये फेल होता है, यहाँ पे आपको जो पिप्स का मूव मिलता है वो बिल्कुल इस पूरे मूव का 50% से ज़्यादा या 50% नहीं है, तो यहाँ पे अब आप क्या देखोगे, सीरीज ऑफ कैंडल, यहाँ पे लास्ट की जो 2-3 कैंडल्स आपको दिखेगी जो कंटिन्यूएशन में आएगी, वो पूरा का पूरा जो होगा वो ऑर्डर ब्लॉक का काम कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। ये ऐसी चीज़ है जो कभी कोई नहीं बताएगा, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस से देखा है और ये इतना ज़्यादा काम आती है। इस चीज़ ने मेरे को इतना प्रॉफिट करके दिया है, मेरी लाइफ चेंज करी है, मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है इस एक छोटे से चेंज से। तो ये होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? सिंपल है, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में ऑर्डर ब्लॉक ही पावरफुल होता है, ब्रेकर ब्लॉक उतना पावरफुल तक नहीं होता है। बट ब्रेकर ब्लॉक क्या है? आईसीटी का वही बहुत ऊंचा भड़काया हुआ चेंज किया हुआ कॉन्सेप्ट है ब्रेकर ब्लॉक। रियलिटी में ब्रेकर ब्लॉक एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही है, जो कि पहले एक ऑर्डर ब्लॉक था वो फेल हो गया, अब आगे ये ऑर्डर ब्लॉक बाइंग साइड के लिए काम करेगा। तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया एक तरीके से, बट हाँ इसको ब्रेकर ब्लॉक बोला जाता है एक फैंसी टर्म में। तभी मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग इजी है। अगर आपको लगता है समझ नहीं आ रहा, मुझे आईसीटी समझ नहीं आ रहा, एसएमसी समझ नहीं आ रहा, भाई कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आप जल्दी सीख जाओगे। मैं आपको सिखाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन गया, तो यही एक ब्रेकर ब्लॉक होता है। सेम यहाँ पे भी अगर ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है तो ये ऊपर जा सकता है मार्केट इसी को छू के, तो यहाँ पे एक बाय साइड की ट्रेड ले सकते हैं। और सेम इसका अपोजिट होगा दूसरी मार्केट में, यानी अगर सेल साइड की मार्केट है तो यही ब्रेकर ब्लॉक होता है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकर ब्लॉक के एग्जांपल आपको मिलेंगे, यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे, काफ़ी एग्जांपल होते हैं ब्रेकर ब्लॉक के। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, पहले आप खुद सीख लो, लेकिन जब आप सीख लोगे ना तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से इसमें आए और यहाँ से आपने ब्रेकर ब्लॉक का इंडिकेटर लगा दिया, तो ये आपको कभी कभार ही हो जाए कि आपको खुद फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहली मार्केट में मार्किंग्स मिल जाएगी इस तरीके की। तो ये भी एक फ़ायदा है। तो जब सपोज़ ये कैंडल है, ये मैं कहता हूँ कि एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये अगर फेल हो जाती तो मार्केट जब ऊपर आएगा तो इस पर बाय साइड का मार्केट मूव आपको दिखा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन साइड आया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको फेल करा, ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, तो यहाँ से मार्केट इसको टच करके ऊपर जा सकता था। लेकिन यहाँ पे क्यों ऊपर नहीं गया? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर मार्किंग क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है। अभी इंडिकेटर मैंने लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ये बताएगा वो काम करेगा, आपको अगर स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा बियरिश है। क्यों बियरिश है? क्योंकि आपको दिख रहा है ये एक्यूमुलेशन हो गया है, ये यहाँ पे मैनिपुलेशन हो गया है, अब डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है नीचे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस इंडिकेटर ने बता दिया तो आपने फॉलो कर दिया, तो ये नहीं करना है। थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल ये ऊपर जाता है मार्केट, ये नीचे आता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो लास्ट कैंडल है, ये कैंडल है आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक थी, ठीक है, तो मार्केट इसको फॉलो नहीं करता, इसको तोड़ता है, नीचे फेल कर देता। तो जब मार्केट वापस आता है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते थे। ऊपर से आपका जो बायस था वो भी यहाँ पे बियरिश था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेशन कर चुका है, सारी चीज़ें बियरिश है। आपके साथ एक कैंडल आती है, हैमर कैंडल आती है इन्वर्टेड, बहुत बढ़िया, इन्वर्टेड नहीं, ये रेड है तो एक हैमर आती है, आपको इतना बड़ा मूव देखने को मिल जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स की डेफिनेशन क्लियर है, मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा है, लिक्विडिटी आप समझ गए, तो आपका 90% काम हो गया। ये जो यहाँ पे हुआ है, ये क्या हुआ है? लिक्विडिटी तो स्वीप हुई है यहाँ पे, तो आपको स्वीप का सिस्टम समझ आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बाय करना था, नहीं करना था? नहीं करना था। क्यों? क्योंकि बायस बियरिश है, तो यहाँ पे बाय तो करोगे नहीं। लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि अब बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे बन चुकी है, तो अब मार्केट इसको लेने ज़रूर आएगा नीचे। मल्टीपल चीज़ें, ये भी कहता है नीचे जाएगा, मैनिपुलेशन भी कहता है नीचे जाएगा, स्ट्रक्चर भी कहता है नीचे जाएगा, लिक्विडिटी भी कहती है कि नीचे जाएगा, तो यहाँ पे आप सेल साइड जा सकते थे, इतना बड़ा ट्रेड ले सकते थे। तो ये जब आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें, तो आपका और मार्केट में आपको एक एडवांटेज, एक एज मिलेगा। कोई भी डाउट है कमेंट करो भाई जल्दी से, अभी भी मैं बता रहा हूँ, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर देना भाई, भूलना मत कोई भी यार भाई। चलो अब क्या करते हैं, लास्ट टॉपिक, फाइनल टॉपिक, CLB, कैंडल लेवल बायस। और ये कैंडल लेवल बायस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, वीडियो ज़रूर देखना, बेसिक मैंने वहाँ पे सिखाया है, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी बताऊंगा, बट वो वीडियो ज़रूर देख लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को।
मैटर करता है। अब इस कैंडल लेवल बायस में क्या होता है, ये आपको देखना होता है डेली पे, वीकली पे और मंथली पे। सिर्फ सबसे बेस्ट है कैंडल लेवल बायस किस पे देखना है, डेली पे, मंथली पे और वीकली पे। इसमें क्या होता है, हम सिंगल कैंडल का बायस समझते हैं कैसे, उसकी विक और बॉडी के साइज से, उसकी 50% रूल से। चलो समझते हैं ये सारी चीज़ें क्या है। मेरा फेवरेट पार्ट है कैंडल लेवल बायस। कैंडल लेवल बायस के लिए आपको कैंडल की साइकोलॉजी का पता होना ज़रूरी है। जब आपको कैंडल की साइकोलॉजी पता होती है तो आपको कैंडल के इंपॉर्टेंट लेवल्स, की लेवल्स, ये चीज़ें समझ आती है, जिसकी वजह से आप अच्छी ट्रेड प्लेस कर पाते हो, एंट्री प्लेस कर पाते हो। साथ में आप अगर बिगर टाइम फ्रेम पे देखते हो, जैसे कि डेली, मंथली, वीकली, तो आपको एक बायस अच्छा समझ आता है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है। तो कैंडल लेवल बायस के लिए आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, है इसके अंदर पता नहीं बतेरी चीज़ें, 50-100 चीज़ें, लेकिन अभी आपको 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा और इतना बड़ा बनेगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा। तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा किसी दिन में कैंडल साइकोलॉजी का। अभी फिलहाल मैं आपको कैंडल लेवल बायस के बारे में जो बताऊंगा वो सिर्फ उतना है जो अभी आपको बायस निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है, कैंडल की साइकोलॉजी। चलो 2-3 चीज़ें समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है 50% रूल। 50% रूल, तो कैंडल का एक 50% रूल होता है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझो। 50% रूल में ना 3 केस होते हैं। कितने केस होते हैं, 3 केस होते हैं। केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 2, ठीक है, एंड केस नंबर 3। पहला केस क्या होता है, पहला केस कहता है कि अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, या सपोज रेड लेके चलते हैं, रेड कैंडल बनती है। सेकंड केस में भी ऐसे जैसे सेम आपको कंडीशन दिखाई देती है, और थर्ड केस में भी ऐसी सेम आपको कंडीशन दिखाई देती है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे जो आएगी वो कौन सी आएगी, अगर ग्रीन आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको मिलती है, अब 50% रूल कहता है कि ये जो कैंडल है इसकी जो बॉडी है, तो इस बॉडी का जो 50% होगा कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये जो आप मार्किंग देख रहे हो ना लाइट लाइट सी, ये इसका 50% है। फर्स्ट केस कहता है अगर यहाँ पे एक कैंडल आती है जो इसके 50% के ऊपर जाती है लेकिन क्लोजिंग नीचे देती है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल है वो कैंडल आ सकती है रिवर्सल, यानी एक सेल साइड की कैंडल, ठीक है। सेकंड केस कहता है कि अगर यहाँ पे एक कैंडल आती है बुलिश, जो कि इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, अगर बाई चांस वीक है भी इसमें तो ऐसी वीक होगी, जैसी भी हो सकती है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट जो कैंडल आएगी वो कंटिन्यूएशन कैंडल आएगी। और हाँ, ऐसा नहीं कि 100% है, इसका विन रेट है 70%, 80%, कभी कभार फेल भी हो सकता है, बट 70-80% आपको पता चल रहा है ना, उतना बहुत बड़ी बात है। थर्ड केस कहता है कि अगर यहाँ पे ऐसी कैंडल आती है जो कि इसके नीचे क्लोज होती है और ना ही इसकी वीक ऊपर टच करती है 50% को, और ना ही इसकी बॉडी टच करती है, यहाँ पे छोटा सा गैप रह जाता है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन है वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 50-50% चांस है, इसके बाद 50% चांस है कि यहाँ पे एक बुलिश भी आ सकती है और बियरिश भी आ सकती है। तो हम कुछ और चीज़ों पे ध्यान देंगे। अब ये तो बेस है, इसी के साथ ना अब कैंडल की विक्स की साइकोलॉजी समझते हैं। अगर कैंडल की अपर विक इतनी बड़ी है, ठीक है, अगर कैंडल की अपर विक इतनी ज़्यादा बड़ी है तो इसका मतलब अगली जो कैंडल आएगी वो सेल साइड की कैंडल आ सकती है। क्यों, क्योंकि इसने क्या करा है, ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, इस ओवरऑल कैंडल पूरी ऊपर से नीचे तक जो ओवरऑल कैंडल, इसका जो 50% निकल के आएगा, तो वो क्या आएगा निकल के, वो आएगा, ये आएगा निकल के, ठीक है, ये रहा इसका 50%। तो ओवरऑल कैंडल की 50% के अगर नीचे क्लोजिंग होती है ना, तो नेक्स्ट कैंडल पे सेलर का प्रेशर होगा, क्योंकि इस कैंडल में सेलर जीतता है, क्योंकि सेलर की विक है ये। अभी तक ये बायर की विक होती है अपर वाली, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी बन जाती है तो ये सेलर की विक हो जाती है। अगर इस केस में लोअर विक इतनी ज़्यादा बड़ी होती है तो इसका मतलब इस कैंडल में भी सेलर है। अगली कैंडल के ज़रूरी नहीं है कि ऊपर जाए, हो सकता है छोटी बने या फिर रिवर्स भी कर सकती है कैंडल, तो यहाँ पे फेलियर देखने को मिल सकता है। तो ये जो कैंडल होगी इसकी लोअर विक इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये समझ आता है तो आप अगली कैंडल प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो आप लोअर टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम, अगर डेली बायस निकालना है तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल प्रिडिक्ट कर पाओगे, अगली मंथली टाइम फ्रेम पे आप अगली कैंडल प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो 90% काम आपका हो जाता है इन चीज़ों से।
अगर एक कैंडल बनती है जिसकी लोअर विक नहीं है, अपर विक छोटी है इस तरीके की, तो हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि कंटिन्यूएशन में कैंडल आएगी, क्योंकि इसकी 50% ओवरऑल कैंडल की 50% के ऊपर क्लोजिंग हुई है, लोअर विक नहीं है, तो ये कैंडल जो होती है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। ये एक बहुत ही बेस रूल है, लेकिन इसके साथ अब आपको कैंडल को रीड करना सीखना पड़ता है, जो कि ईजी काम नहीं है। इस वीडियो में इतना ज़्यादा हम डीप में नहीं जा पाएंगे कैंडल लेवल बायस पे, लेकिन मैं आपको यहाँ से समझाने की कुछ कोशिश करता हूँ। कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, चलो यहाँ से समझते हैं। ये कैंडल देखो, ओवरऑल कैंडल जो है, ये ओवरऑल कैंडल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कि उसके 50% के नीचे क्लोज हो रही है, ऑलमोस्ट पता चल जाएगा। अब मार करके दिखा देते तो चलो, आपको शायद ना समझ आए तो ये लो, ठीक है। ओवरऑल कैंडल के 50% के नीचे क्लोजिंग हो रही है और यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, अपर विक बड़ी है। लेकिन ध्यान से समझो, जो मैंने आपको बायर्स केस में बताया था, यहाँ पे सेलर्स का केस है। नीचे क्लोजिंग हो रही है, ऑब्वियसली रेड कैंडल है तो नीचे क्लोज हो गया। अगर ये ग्रीन होती तो यहाँ पे रेड कैंडल आ सकती थी, लेकिन ये रेड है, इसकी अपर विक बड़ी है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिली। अभी बड़ी कैंडल आप देख रहे हो, ये बड़ी कैंडल यहाँ पे, इस कैंडल का जो 50% है अगर आप निकालो तो ये ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे निकल के आएगा। अगर आप बॉडी का भी निकालोगे कहीं ना कहीं, तो ऑलमोस्ट ये कैंडल जो है इसके नीचे क्लोजिंग दे रही है कहीं ना कहीं, तो आपको कंटिन्यूएशन में कैंडल आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल कैंडल देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे केस होते हैं। सबसे पहला केस होता है, यही चीज़ जो एक्सपीरियंस के साथ आती है, यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। अगर यहाँ पे गैप डाउन नहीं होता ना, तो आपको यहाँ पे सेलिंग कैंडल दिखती। तो ये एक नई चीज़ आपको पता चली, जैसे ही गैप डाउन होगा तो ये सिचुएशन कंडीशन चेंज हो जाएगी, वहाँ पे उल्टी कैंडल आएगी। ये कैंडल बनती है, बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। अपर विक बड़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा, लोअर विक नहीं है, अपर विक ज़्यादा बड़ी है। बेशक ये इसकी 50% के ऊपर क्लोज हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी अपर विक अगर है तो इसका मतलब इस कैंडल में सेलर्स है। मैं ये नहीं कहता कि अगली कैंडल सेलर की ही बनेगी, क्या होगा इसमें कहना मुश्किल है, क्योंकि 50% के ऊपर भी क्लोज हो रही है और अपर विक भी बड़ी है, तो यहाँ तो 50-50 चांस है। इसमें कह सकती है वाली कैंडल देखो, लोअर विक है ही नहीं, अपर विक है, तो भाई स्ट्रॉन्ग बायर्स का प्रेशर है। इतना गैप डाउन हुआ है तब भी कैंडल की क्लोजिंग बुलिश हुई है, बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पे। अपर विक बहुत ज़्यादा बड़ी है और शायद इसके 50% के नीचे ही कैंडल क्लोज हो रही है मेरे हिसाब से, हाँ ऑलमोस्ट इसकी 50% पे क्लोजिंग हो रही है, तो अगली कैंडल यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल जाती है। ये कैंडल जो है यहाँ पे जो आपका 50% निकल के आ रहा था, इसके ये कैंडल है जो प्रॉपरली क्लोजिंग कर रही है और नेक्स्ट कैंडल में गैप डाउन नहीं है, तो कंटिन्यूएशन में कैंडल नीचे बनती है, फिर नीचे बनती है। ये वाली कैंडल देख सकते हैं आप, इस कैंडल का जो 50% है बॉडी का यहाँ पे निकल के आता है, कहीं ना कहीं कैंडल नीचे आती है, ऑलमोस्ट इसकी 50% को टच करती है, क्लोजिंग ऊपर देती है। अगर इसको टच करके नीचे क्लोजिंग देती तो कंटिन्यूएशन में आती, क्योंकि ऊपर क्लोजिंग दी है तो रिवर्सल आई। यही चीज़ें तो है, यही चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, और इसी से हम प्रिडिक्ट कर पाते कि अगली कैंडल कौन सी बनेगी। आपको स्टोरी टेलिंग, मतलब एक तरीके से कैंडल स्टोरी बताएगी आपको, वो समझना पड़ेगा आपको जो स्टोरी कैंडल बताएगी। यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एक बार। चलो यहाँ पे स्टक मार्केट है, इस मार्केट को छोड़ो, रुका हुआ मार्केट में कोई फायदा नहीं, ये अच्छा मार्केट है। इस कैंडल की अपर विक बड़ी है, यानी इस कैंडल में आपको बायर्स की प्रेजेंस दिखेगा। इस कैंडल की भी अपर विक बड़ी, यानी बायर्स का प्रेजेंस है। लेकिन आपको अभी समझना है कि जब तक ये पेंडिंग कैंडल है, प्रीवियस कैंडल है, इसका जो 50% तक मार्केट नहीं आता है, तब तक ये गैप है बीच में, और जब गैप है तो 50-50% चांस है कुछ भी हो सकता है। ये वाली कैंडल है जो इसके नीचे क्लोजिंग देती है 50% के नीचे, 100% चांस है अगली कैंडल कंटिन्यूएशन आएगी। तो आई कंटिन्यूएशन आई ना, यही आती है। अब सेम चीज़ यहाँ पे देखती है, ये कैंडल आती है, ये लास्ट कैंडल है आपकी, इसका जो 50% बॉडी का है वो क्या है, ये है। यहाँ पे गैप है बीच में, कुछ भी हो सकता था, कंटिन्यूएशन आई। इस कैंडल ने क्या करा, 50% के ऊपर क्लोजिंग दी, अगली कैंडल कौन सी आएगी, बुलिश कैंडल आएगी, आ गई ना, सेम चीज़ है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और कभी कभार ऐसा होगा कि आपके सामने सामने चीज़ें फेल होती हुई दिखाई देगी, आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया। इसमें बहुत कुछ है। अभी एक कैंडल कवर अप भी एक चीज़ होती है, जब भी प्रीवियस कैंडल कवर हो जाती है पूरी की पूरी, तो एक रिवर्सल कैंडल आती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली कैंडल जो है, ये पेंडिंग कैंडल, ये लास्ट कैंडल थी आपकी जिसका 50% था यहाँ पे, ठीक है। तो इस कैंडल ने इसके 50% के नीचे क्लोजिंग दी, तो कंटिन्यूएशन कैंडल क्यों नहीं आई, क्योंकि इस वाली कैंडल ने इस लास्ट कैंडल को कवर कर लिया था पूरा का पूरा, यानी पूरा कंप्लीटली इंगल्फ कह सकते हैं आपकी भाषा में, कवर अप कहता हूँ मैं इसको, कवर कर लिया था। तो जब ऐसा केस होता है तो रिवर्सल कैंडल आती है। तो जब भी कैंडल का कवर अप होता है तो कवर अप आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और 50% आपका जो है वो सेकंड प्रायोरिटी है। तो अगर कवर अप होगा तो पहले रिवर्सल आएगी, इसका विन रेट कम हो जाएगा और इसके कवर अप के बाद के रिवर्सल का विन रेट
बढ़ जाएगा। और जब भी कैंडल के कवर अप होगा तो वहाँ पे आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये वाली वीक है यहाँ तक, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा सा गैप दिख रहा है, थोड़ा सा गैप आपको दिखेगा यहाँ पे। तो इस कैंडल ने पूरा कोशिश किया है इस कैंडल को पूरा कवर करने की, कवर अप करने की, लेकिन कवर अप नहीं कर पाता है। ये वाली कैंडल आती फिर इसको कवर अप कर देती है। इसी के साथ साथ ही प्रीवियस जो पीछे की कैंडल्स थी पेंडिंग, इनको भी कवर अप करती। तो अगली कैंडल कौन सी आई? रिवर्सल कैंडल आई। जब रिवर्सल कैंडल आई तो इसका जो 50% है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सॉरी बॉडी से मार्किंग करनी है, आपको दिखाई देता है कि ये जो कैंडल है ये 50% के ऊपर क्लोजिंग देती है। तो कंटिन्यूएशन में कैंडल आई। गाइस यही चीज़ें आपको सीखनी है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसी में सब कुछ है। कभी कभार फेलियर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे हो सकता है यहाँ पे 50% के ये ऊपर क्लोजिंग दे रहा है ऑलमोस्ट, तब भी मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो ऐसा भी होगा कहीं ना कहीं, एक आध बार इसमें फेलियर भी आपको देखने को मिलेंगे, पर 90% ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे विन रेट ही मिलेगा। इसका 10 to 15% ही फेलियर है। ये पेंडिंग कैंडल, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, कंटिन्यूएशन में कैंडल आई। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको ये अच्छे से समझ आता है, गैप सिचुएशन चेंज करेगा, विक सिचुएशन चेंज करेगी, बॉडी का साइज मैटर करेगा। लेकिन आप सोचो यही आप मंथली टाइम फ्रेम पे करोगे। चलो एक काम करते गाइस, अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट चीज़ बचा ये पूरा, हम अलाइन करते हैं। मंथली से आते हैं नीचे और अलाइन करते हैं सारी चीज़ों को कि जो अभी तक हमने सीखा। और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देना वीडियो को, और जिसको कोई भी डाउट है कमेंट कर दो। और जो भी चाहते हैं कि मैं कैंडल लेवल बायस पे वीडियो बनाऊं कमेंट कर दो। और जो चाहते हैं, जो भी मैंने टॉपिक ऐसे बताया कि ऑर्डर ब्लॉक वाला टॉपिक्स है, जो चाहते हैं उस पर वीडियो बनाऊं कमेंट कर दो। जो भी डाउट है कमेंट कर दो। साथ ही साथ भाई गिव अवे होगा फंडेड अकाउंट का। फंडेड अकाउंट के बारे में बहुत कुछ आपको पता होगा, सही है गलत है क्या है। मैं ये नहीं कहता कि 100% फंडेड अकाउंट में फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए फंडेड अकाउंट अच्छा ऑप्शन होता है। तो गिव अवे होगा, हर 100 सब्सक्राइबर पे मैं एक फंडेड अकाउंट का गिव अवे करूँगा। तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, कुछ भी जो भी आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, आपको वीडियो को शेयर करना है। मेरे को पता चल जाएगा। वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। ये तीनों चीज़ें आपका हो जाता है तो आपको किसी एक को गिव अवे मिलेगा जी। हर 100 सब्सक्राइबर जब गेन हो गए तो हर एक वीडियो पे अगर सपोज मेरे को 500 सब्सक्राइबर्स गेन होते हैं तो मैं आपको 5 लोगों को गिव अवे दूंगा फंडेड अकाउंट का, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक चीज़ मैं रखूँगा आप लोगों के लिए। इससे क्या रहेगा, इससे इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी ये चीज़ इंटरेस्टिंग रहेगी। चलो यहाँ पे मंथली का बायस हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है यहाँ पे अभी तक। खैर अभी 11 दिन बचे हैं इसकी क्लोजिंग के लिए, तो हम क्या करते हैं इसको समझ लेते हैं जैसे तैसे। प्रीवियस कैंडल, इस कैंडल का जो 50% है उसके ऊपर क्लोजिंग हुई ही है, हल्की सी हुई है। तो ये कैंडल अभी जो है अभी बनी रही है, ये कंटिन्यूएशन में ऊपर जा सकती है, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। तो यहाँ से हमें इतना समझते हैं कि ये कैंडल बुलिश हो सकती है, अभी भी चांस है कि कैंडल बुलिश बन सकती है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल की जो बॉडी है ये इसकी 50% से ऊपर क्लोज हुआ है ये कैंडल, तो अभी जा सकता है, अभी जा ही रहा है, नीचे तक आया फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। पहली चीज़, अगर नहीं भी जाएगा तो नेक्स्ट कैंडल जो है नेक्स्ट मंथ होगा वो बुलिश हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर इस कैंडल का जो 50% है, इस कैंडल का जो 50% है ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा ही देगा कहीं ना कहीं, तो अगली कैंडल बुलिश हो सकती है। तो हमारा मंथली बायस है जीबीपी यूएसडी का बुलिश। अब आते हैं वीकली पे। पहले एक सेकंड, सबसे पहले क्या करना है, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको लाइन मिलेगी, चलो मैं साइड से दिखा देता हूँ। वर्टिकल लाइंस होती है ना, ये वर्टिकल लाइन लगा दो इस पर, तो इससे पता रहेगा कि ये अप्रैल का मंथ का मिड है। यहाँ से हम लोग आगे का देखेगा। बात है वीकली पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे शायद 4 या 5 कैंडल देखने को मिलेगी इस तरीके की, ठीक है। 5-6 कैंडल आपको दिख रही है। तो अब इसमें आपको कैंडल की साइकोलॉजी समझनी है। इस कैंडल में अपर विक बड़ी है, लोअर विक नहीं है, बायर स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पे बायर्स थोड़े से वीक हुए, यहाँ पे बायर्स और वीक हुए। यहाँ पे ये कैंडल दोनों साइड से इक्वल है, यानी यहाँ पे बायर्स वीक भी नहीं है और मतलब स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो इक्वल है। लेकिन पीछे बायर्स वीक है, तो इसका मतलब ये कैंडल जो है ये सिर्फ झांसा है,
झांसा है यहाँ पे खाली दिखाने के लिए कि बायर्स फिर से पावरफुल हुए। पीछे तो जब बायर्स है ही नहीं तो इसे कैंडल में 50-50 कह के कुछ नहीं आप कह सकते। तो अगली कैंडल की हायर प्रोबेबिलिटी थी एक सेलिंग कैंडल आने की। अगली कैंडल सेलिंग कैंडल आती है। इस कैंडल में भी सेम 50-50% चांस है ये भी झांसा है देखा जाए तो। ये जो दो कैंडल यहाँ पे आई ना ये ट्रैप कैंडल्स होती है इस तरीके की, जो बिल्कुल 50-50% चीज़ें बता रही होती है अचानक से। देखो ना आप, दोनों वीक बराबर है दोनों कैंडल्स की, तो ये ट्रैप कैंडल्स है। इन कैंडलों को इग्नोर कर दो। ये आती है एक ऐसी कैंडल, और ये कैंडल क्या करती है, जो लास्ट कैंडल थी इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी के 50% के ऊपर क्लोजिंग देती है। क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग देती है पर लेकिन गैप छोड़ देती है, तो ये 50-50% चांस है कुछ भी हो सकता है। लेकिन तब भी अगर थोड़ा सा एक एज लेके चले तो हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्स कैंडल आने के चांस ज़्यादा है। क्योंकि 50% है यार, स्ट्रॉन्ग है ये एरिया, तो यहाँ पे एक रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है। 4 दिन अभी बचे हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, तो यहाँ पे भी एक बुलिश मार्केट जा सकता है। तो मंथली बायस बुलिश है, और यहाँ से भी हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं कि बुलिश मार्केट, एक बुलिश रन हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अब आते डेली पे। अब डेली पे आने से पहले हमें क्या करना है, वीकली के जो लास्ट कैंडल है उस पर लगा देती है। अब आते डेली पे। डेली पे हमें क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिखता है कि ये कैंडल ऐसी आती है, इसकी 50% के ऊपर क्लोजिंग देती है कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट कैंडल की 50-50% चांस है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे गैप रह रहा है। बट वही है, हमारा मंथली भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, तो डेली में भी बुलिश के चांस है। तो आज का दिन भी बुलिश रह सकता है, और रह ही रहा है देखा जाए तो ये बुलिश प्लस इस कैंडल का जो 50% है वो मैटर करेगा। अब ये कैंडल जो है, अगर इसका जो 50% है, जो कि ये है यहाँ पे, ठीक है, अभी ये इसके नीचे क्लोज हो रहा है। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो अगला दिन जो होगा, कल का दिन हमारा एक बेयरिश हो सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो कल का दिन हमारा बुलिश हो सकता है। तो इससे हमें समझ आता है कि यहीं से आपको समझ आ जाएगा कल का दिन क्या होने वाला है। इसके बाद आप आओगे लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 1 आवर, और 1 आवर पे आपको पहले वेट करना है। जब वो हो जाएगा, अगर वो सपोज उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमारा कल का दिन बियरिश है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक निकालोगे। क्योंकि आपको पता है कि अगला दिन एक बियरिश डे हो सकता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर बाई चांस बियरिश रहता है तो अगला दिन जो होगा उसकी वीक आ सकती है ऊपर, इसको टच करके नीचे जा सकती है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। इस तरीके से सारी चीज़ें अलाइन करनी है। इसी में आप साथ में यूज़ कर सकते हो, क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी का। इसी में साथ में आप यूज़ कर सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का। सब कुछ आप यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आप मार्क कर सकते हो, आपको एक बेटर साफ क्लियर चार्ट दिखेगा, तो आपको समझ आएगा कि उस दिन के लिए मार्केट डाउन साइड आ सकता है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी कि मंथली बायस बुलिश है, वीकली बायस बुलिश है, तो अगर आप सेल करोगे तो ज़्यादा बड़ा टारगेट लेके मत चलना। आई बात समझ? ये मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाया है, बल्कि ये एडवांस वीडियो है, लेकिन ये भी मेरा, ये जो हो सकता है किसी के लिए एडवांस हो, लेकिन ये भी बेसिक ही है मेरे लिए। मैं नहीं चाहता आपको कि आप घबरा जाओ पहले ऐसी ऐसी चीज़ें सुन के, इसलिए मैंने अभी भी आपको धीरे धीरे अच्छे से समझाया है। मैं पूरी सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा, सारी चीज़ें लेकर आऊँगा, धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। ऐसा नहीं चाहता मैं कि आप लोगों को पहले ऐसा लगे कि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है देखा जाए। आप धीरे धीरे सीखोगे, आपको समझ आएगा। कोई आके आप पे सारा पोत देगा एक ही बारी में तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि आपकी गलती है, आप ही ने गलत मार्किंग करी है, आप ही गलत ट्रेड कर रहे हो। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो ये थी वीडियो, एडवांस डेली बायस सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स पे बना दूंगा, कैंडल लेवल बायस पे आगे और बनाऊंगा मैं वीडियोस। और अभी डेली बायस में मैं 1-2 वीडियो और प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि डेली बायस ही ऐसा है जो जब तक आपको बायस समझ नहीं आएगा सारा का सारा एक साथ, तब तक आप पूरा कंटिन्यू कर ही नहीं पाओगे। तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम सबके सब लोग। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना, आपको अपडेट्स मिलेंगे, जो भी मैं आगे प्लान करूँगा सब कुछ आपको पता चलेगा। और ब्रोकर की बात करी जाए, मैंने आपको बताया वेंटेज सबसे अच्छा ब्रोकर है, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अगर आप मेरे रेफर से ओपन करते हो अकाउंट तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये कि कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सॉल्व करूँगा। बट इंडिया में अगर आप हो, ध्यान से सुनो भाई, किसी भी ब्रोकर में आप डिपॉजिट करते हो तो क्रिप्टो में ही डिपॉजिट करो, क्रिप्टो में ही विड्रॉ करो। यूपीआई का इस्तेमाल मत करो, आपका अकाउंट सीज होगा, 100% होगा। क्रिप्टो में डालोगे, क्रिप्टो में निकालोगे, P2P से क्रिप्टो खरीदोगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता, रिस्की है, तब भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बात मेरे लिए ऐसी बातें बताना रिस्की है, लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो इस बात का ध्यान रखना। गिव अवे के लिए मैंने आपको बता दिया, कमेंट, शेयर, लाइक और हाइप होता है ना, ध्यान से देखना।
इस चैनल पे इस वीडियो पे नीचे हाइप का ऑप्शन होगा, तो जल्दी से जाओ हाइप कर दो वीडियो को, हाइप में क्लिक कर दो और हाइप का बटन दबा दो। एक दो बार आप हाइप करोगे वीडियो हाइप हो जाएगी। तो वो सारे क्राइटेरिया है, आप करोगे आपको गिव अवे मिलेगा फंडेड अकाउंट का। 10K का फंडेड अकाउंट होगा अभी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही फंडेड अकाउंट का साइज़ मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है गाइज, सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर दो, आगे आपके लिए मैं वो वीडियो बनाऊंगा जो भी आप चाहते हो। ठीक है गाइज, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।